पाइल्स जो है आज भी बहुत बड़ा टैबू है। लोग नहीं बात करना चाहते हैं। तो पाइल्स इतना बड़ा टैबू क्यों है? टैबू ये इसीलिए है क्योंकि इट इज़ अ पर्सनल प्रॉब्लम। कोई किसी से शेयर नहीं करना चाहता। हो सकता है कि लोगों को लगे कि पाइल्स की भी ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। व्हाट दीज ग्रेड्स आर? जो लेजर सर्जरी की बात होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो लेजर सर्जरी कितनी सेफ है? तो व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्पेंड इन द वॉशरूम? पाउंड अगर घुटने पे हो जाता है, हाथ में हो जाता है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बट वहीं अगर ये आपके एनस में हो रहा है तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। एक कपल मेरे पास आई थी। उनकी वाइफ को काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी एंड शी वाज हैविंग सीवियर पेन, बट उन्होंने कभी अपने हस्बैंड से इस बारे में कभी शेयर नहीं किया। पाइल्स से ये फिशर और फिस्टुला कितना डिफरेंट है? फिशर में पेन इतना ज़्यादा होता है। फिशर इज़ द मोस्ट पेनफुल डिजीज़। कभी कभी तो इतने गंदे केसेस आए हैं कि वो ये देखा जाता है कि वुमेन्स में ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है कंपैरेटिवली मेंस के। हाँ, ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द बॉडी को रिमूव करने के लिए जो फिंगर इंसर्ट करें वो सेफ है? गट को गटर तो बना ही दिया है। जो हमारे पूप का कलर होता है, क्या वो हमारी हेल्थ के बारे में बता सकता है? अगर स्टूल का कलर ब्लैक है, दैट मीन्स इंसान कमा किस चीज़ के लिए रहा है? खाने पीने के लिए, शरीर के और लाइफस्टाइल के लिए। जब शरीर नहीं बचेगा तो फिर आप कैसे क्या? लोग शरीर को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। कोविड से भी बड़ी चीज़ आने वाली है अभी इन फ्यूचर। उसको हम बोलते हैं हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज की हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर प्रिया कुशवाहा। डॉक्टर प्रिया कुशवाहा एक जनरल सर्जन है और इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी हमारी पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हमने इनसे बात करा कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर क्या होता है, इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, गट हेल्थ कैसे आप अच्छी रख सकते हो, किस तरह की डाइट आपको रखनी चाहिए, गैस्ट्रिक इश्यूज क्यों होते हैं, क्या ये आपके लिए डेंजरस है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, ये सारे मिथ्स इन्होंने बस्ट करे हैं और इसमें बहुत सारी जानकारियां दी हैं आपको। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक और चैनल है TSS क्लिप्स, जहां आप हमारे सारे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स देख सकते हैं और कम समय में भी सारे एपिसोड्स का फायदा ले सकते हैं। आप हमें Spotify पे भी फॉलो कर सकते हैं और इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पाइल जो है आज भी बहुत बड़ा टैबू है। लोग नहीं बात करना चाहते हैं। मतलब एक ही फैमिली में है और अगर मेल है या फीमेल है या हस्बैंड वाइफ भी हैं तो भी वो एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहते। तो पाइल्स इतना बड़ा टैबू क्यों है? देखिए, बहुत सारी फीमेल्स स्पेशली एक फीमेल सर्जन को ढूंढती हैं जब पाइल्स, फिशर, फिशुला, ये काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो कोलोप्रोक्टोलॉजी में आती हैं। तो टैबू ये इसीलिए है क्योंकि इट इज़ अ पर्सनल प्रॉब्लम। कोई किसी से शेयर नहीं करना चाहता कि हो सकता है कि लोगों को लगे कि उसका मजाक बना दिया जाए या उसके बारे में कुछ बोला नहीं जाए। तो पाइल्स और फिशर ऐसी बीमारी है, जैसा आपने बोला कि फीमेल सर्जन्स थोड़ी कम होती हैं, अब तो खैर काफ़ी फीमेल सर्जन्स आ गई हैं। जी। तो फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आप अगर देखोगे तो पाई जाती है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एक फीमेल फीमेल के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है एग्जामिनेशन के लिए। तो वो ये चीज़ अपने घर पे भी इसीलिए नहीं बताती क्योंकि उनको लगता है कि यार क्या हम ये चीज़ शेयर कर सकते हैं जो कि बड़ी पर्सनल सी प्रॉब्लम है। हम इसके बारे में अगर बताएंगे तो इसके बारे में कोई ये ना सोचे कि यार मजाक ना उड़ाए। तो पर इसमें इसीलिए मुझे मुझे नहीं लगता कि कुछ मजाक उड़ाने वाली बात है। मतलब इट्स इट्स एज कॉमन एज कि आपकी यस, बॉडी में कहीं करेक्ट, वाउंड हुआ है। एग्जैक्टली, अब वो एग्जैक्टली। वाउंड अगर घुटने पे हो जाता है, हाथ में हो जाता है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बट वहीं अगर ये आपके एनस में हो रहा है तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। सी बिकॉज़ ऑफ द प्राइवेसी थिंग, आप अगर एग्ज़ामिनेशन के लिए भी बहुत सारे पेशेंट्स हमको डिनाई कर देते हैं, बट बीइंग अ डॉक्टर हमको उनको ये समझाना पड़ता है कि विदाउट लुकिंग एट द साइट और हम बिना किसी चीज़ को देखे हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर नहीं कर पाएँगे। सकते, राइट। तो फॉर दैट यू नीड टू मेक पेशेंट वेरी कंफर्टेबल विथ योर वर्ड्स एंड यू कैन गिव देम टाइम। उनको थोड़ा कंफर्टेबल होने देना होता है, फिर आप कन्वर्सेशन करते हो। तो इट इज़ अ प्राइवेट थिंग एंड दैट्स व्हाई मे बी इसी के कारण शायद लोग हिचकिचाते हैं कि हम वो पर्सनल प्रॉब्लम बताएंगे तो ऐसा ना हो, क्योंकि अगर आप अक्सर डॉक्टर के पास जाते हो तो वो ये बोलता है कि अच्छा कहाँ पर दर्द है, आप दिखाओ मुझे। तो वो जब दिखाने वाला पार्ट आता है, एग्जामिनेशन वाला पार्ट आता है, तो वो काफ़ी
आपके अंदर वो शेम क्रिएट कर देता है कि यार अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये दिखाना पड़ेगा, और दिखाने के बाद फिर वो बड़ा शेमफुल लगता है कि अपने रिलेटिव से हम शेयर करें या नहीं करें, क्या बोलें इस बारे तो में। रियल लाइफ में आपके पास ऐसे एग्जांपल्स आते हैं? हाँ, काफ़ी काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं, और जब वो पेशेंट्स आते हैं, जब आप उनसे बात करते हो, उनको कंफर्टेबल फील उसका कराते कुछ हो। एग्जांपल देना चाहते हो मतलब यहाँ पे? यू वांट टू शेयर एनीथिंग? ये टैबू देखिए ऐसा नहीं है कि बस जो गाँव के पेशेंट्स हैं उनमें ही है, शहरों के पेशेंट्स में भी हैं, हाई हाई प्रोफाइल क्लास में या फैमिलीज़ में भी सेम चीज़ है। तो एक कपल मेरे पास आए थे, उनकी वाइफ़ को काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी एंड शी वाज़ हैविंग सीवियर पेन, बट उन्होंने कभी अपने हस्बैंड से इस बारे में कभी शेयर नहीं किया। इट वाज़ सो पेनफुल फॉर हर टू इवन सिट ओवर देयर। तो मुझे वो चीज़, उनकी तकलीफ उनके चेहरे पर दिख रही थी, बट उनके हस्बैंड ने बोला कि इनको कुछ प्रॉब्लम है बट ये बता नहीं रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? तो वो बोले कि आप बाहर चले जाइए, उसके बाद हम आपको बताते हैं, हम आपसे एक्सप्लेन करते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव इट, दैट पेशेंट वाज़ हैविंग फिशर ओके। एंड शी वाज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूज़ली। दैट वाज़ एक्टिव फिशर। वो बैठ भी नहीं पा रहे थे। वो प्रॉपर्ली कुछ डेली एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे थे, और अब बैठे बिना तो इंसान का काम नहीं चल सकता, राइट, राइट? राइट। तो वो ऐसा 1 महीने से उसको प्रॉपर्ली झेलते हुए आ रहे थे। ओह! जस्ट बिकॉज़ कि आई एम फीलिंग वेरी अशेम्ड टू शेयर दिस हुँ, विथ हुँ। एनीबॉडी। फिर मैंने उनको बिठाया, मैंने समझाया उनको कि इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। ईश्वर ने शरीर दिया है, शरीर में बीमारी होगी, और बीमारी होगी तो उसका अपने को निदान भी करना पड़ेगा। राइट। काफ़ी देर तक उनसे कन्वर्सेशन हुआ, फिर मैंने बोला कि आपके हस्बैंड को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। कल को अगर आपको कुछ होता है तो ही शुड ऑल्सो नो। एग्ज़ैक्टली। मैंने दोनों को बिठाया, दोनों को काउंसिल किया एंड ही वाज़ बीइंग वेरी सपोर्टिव टू हर, एंड शी इज़ परफेक्टली फाइन नाउ। शी पर इज़ अंडर माय इनिशियली शी ट्रीटमेंट। वाज़ हेजिटेटिंग कि यार मैं शी कैसे वाज़ शेयर। हेजिटेटिंग एंड शी वाज़ वेरी मच एजुकेटेड। शी वाज़ फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली। ओके, अभी हमने पाइल्स की बात करी। जब मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था तो मैं देखा पाइल्स की भी ग्रेड्स होती हैं। हाँ, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, एग्ज़ैक्टली। ग्रेड 4। हुँ। तो व्हाट दीज़ ग्रेड्स आर? बेसिकली अगर हमको पाइल्स के ग्रेड के बारे में समझना है, तो पहले हमें ये समझना होगा कि पाइल्स होता क्या है? तो अगर हम आम भाषा में इसके बारे में समझने की कोशिश करें, तो पाइल्स शरीर में नसों का जो गुच्छा होता है उसको सूज जाने को हम पाइल्स बोलते हैं, जिसमें रेक्टल वेन्स और हेमोरॉइडल वेसल्स होते हैं, जो कि अगर आप इसके कॉजेज़ पूछेंगे कि क्या क्यों ऐसा होता है, तो जो प्रोलॉन्ग सिटिंग वाले वर्कर्स हैं, जो बहुत टाइम तक बैठ के काम कर रहे हैं, तो जब आप बैठते हैं तो ग्रेविटी के थ्रू क्या होती है, हेमोरॉइडल वेसल्स या वहाँ के जो भी नसों के गुच्छे होते हैं वो फूल जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप बीच में ब्रेक लेकर के चलना फिरना चालू किए। राइट। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जिनमें ग्रेविड यूट्रस है, बच्चे के बाहर से नीचे की नसें दब रही हैं, तो आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है। राइट। स्ट्रेस बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया है। स्ट्रेस कॉजेज़ इंक्रीज़ इन द कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल जब इंक्रीज़ होता है तो वो गट को पूरी तरीके से हैम्पर कर देता है। ओह! आप देखना कभी भी जिस जिस टाइम पे आप स्ट्रेस लोगे, या आप स्लीप डिप्राइव्ड होगे, या खाना आपने अच्छे से नहीं खाया, उस बीच में स्मोकिंग अगर किसी ने कर ली, या डाइटरी हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा नहीं है, और आप जंक फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं, कोई ईटिंग पैटर्न नहीं है, कोई स्लीप पैटर्न नहीं है, और स्ट्रेस उसमें ऑलरेडी है, तो आप देखना उस टाइम पे गट अपने आप जवाब देने लगती है। राइट। आप देखोगे दूसरे दिन आपको ऐसा लगेगा यार कॉन्स्टिपेटेड फील हो रहा है, बड़ा एग्ज़ैक्टली। हैवी फील हो रहा है, और मन नहीं लग रहा है किसी काम में। स्पेशली जब हम जैसे मुझे कई बार ट्रैवल करना पड़ता है, तो जब हाँ, हम करेक्ट। ट्रैवल कर रहे होते हैं ना और हम हुँ, 5-6 दिन या 10 दिन, 15 दिन हाँ, लगातार बाहर खाते हैं, हुँ। तब इट्स अ पेन फॉर अस। हाँ, बिकॉज़ सी द थिंग इज़ सेम हैपेंस। अगर हम बात करें कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम स्मोकिंग नहीं करते हैं तो हम वॉशरूम नहीं जा वॉशरूम पाते। नहीं जा पाते, हुँ, हुँ। या हम चाय नहीं पीते तो हम वॉशरूम नहीं जा पाते। तो इसके पीछे बड़ा अच्छा फंडा है कि अ, जो दिमाग में आप बिठा देते हो ना, बॉडी वैसे ही फंक्शन करने लगती है। हम बोलते हैं ना, दिल और दिमाग का खेल है। बिल्कुल। वो इट इट फंक्शंस लाइक दैट। तो बेसिकली बॉडी निकोटिन और कैफ़ीन डिपेंडेंट हो जाती है। तो वो जो पैरासिम्पैथेटिक अपना नर्वस सिस्टम होता है, वो वैसे ही फंक्शन करता है कि जब उसको वो चीज़ मिलेगी तभी वो एक्टिवेट होगा। राइट। तो जब वो एक्टिवेशन में जाता है, तो वो नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो गट को सिग्नलिंग सिग्नलिंग करता है। जैसे वो गट को सिग्नल देता है कि यार अब कैफ़ीन मिल चुका है, या अब निकोटीन सिगरेट के थ्रू मिल चुका है, तो अब गट अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही गट अपना काम करना स्टार्ट कर देती है तो वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है। तो दीज़ आर द फैक्टर्स जो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास लोगों के, और जैसा कि आपने कहा कि ट्रैवलिंग के बाद, क्योंकि क्या होता है कि आपकी डाइटरी हैबिट्स चेंज होती हैं। आपका पानी बहुत आप कम
पीते हो, आपका वाटर इनटेक उतना अच्छे से नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है कि आप अपन पर्टिकुलर अगर लेके चले कि 3 से 4 लीटर पानी अगर हमको दिन का पीना है और अगर हम वो नहीं पी पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाहर का खाने में क्या होता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा रहेगा, मैदा बहुत ज़्यादा रहेगा, तो फाइबर्स उतने अच्छे मिल नहीं पाते हैं शरीर को। और फाइबर्स मिलना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है जस्ट टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। तो जैसे आप पाइल्स के बारे में मैंने बताया आपको कि नसों का गुच्छा है जो कि फूल जाता है। तो इसमें हम ग्रेडिंग सिस्टम रखते हैं जिसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 ऐसे होता है। 4 ग्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं। जी। ग्रेड 1 में हमें ऐसा बोला जाता है कि नसों का गुच्छा थोड़ा-सा सूजा हुआ रहता है, अगर मैं इसको लेमन टर्म में आपको समझाने की कोशिश करूँ। उसमें कोई भी मसा ऐसा नहीं होगा जो बाहर आएगा या आपको बाहर दिखेगा। पेशेंट को कंप्लेंट होगी कॉन्स्टिपेशन की या ब्लीडिंग की, स्लाइट ब्लीडिंग की कंप्लेंट हो सकती है। ग्रेड 1 पाइल्स को हम कंजर्वेटिव ट्रीट कर सकते हैं, मतलब हम मेडिकेशंस के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की बात जहाँ पर आती है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में उसी का साइज़ में इंक्रीज़ हो इंक्रीज़ हो जाता जाता है। है। तो ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 आपको उसमें सर्जरी का रिक्वायरमेंट होता है। ग्रेड 2 में भी वी कैन अप टू सर्टेन लिमिट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको कंजर्वेटिवली या मेडिकेशंस के थ्रू उसको ट्रीट कर लें। और ग्रेड 3 में क्या होता है कि जो पाइल्स का अंदर का गुच्छा होता है वो बाहर निकलने लगता है। तो आप ओके। उसको, बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हम उसको उंगली से अंदर डाल लेते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। और फिर जिस दिन कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हुआ या डाइटरी कुछ हैबिट्स चेंज हुए या बाहर का खाना खा लिया, तो फिर वो वापस से बाहर आने लगता है। दैट इज ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 इज परमानेंट, जब चीज़ वो बाहर आ जाए। दैट इज शॉर्ट इंडिकेशन फॉर सर्जरी। तो अलग अलग ग्रेड्स में अलग अलग सर्जरी और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है। ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 में हम स्टेपलर सर्जरीज करते हैं, लेज़र सर्जरीज करते हैं, बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं। और ग्रेड 4 में भी हम ऐसी कॉम्बिनेशन सर्जरीज करते हैं। ओके। जो लेज़र सर्जरी की बात होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। हम्म। तो लेज़र सर्जरी कितनी सेफ है? लेज़र सर्जरी आज के टाइम पे सेफ है। उसके लिए भी ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेड है, आप उसमें ही लेज़र पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हो। आप सारे ग्रेड्स में लेज़र यूज़ नहीं कर सकते। और एक टेक्नीक होती है कि हम लेज़र को किसी सर्जिकल प्रोसीजर से कंबाइन करके फिर हम हेमरॉइड्स का ट्रीटमेंट उस हिसाब से करते हैं। तो लेज़र इज़ सेफ, लेज़र इज़ नॉट समथिंग कि यू शुड बी अफ्रेड ऑफ। तो लेज़र क्या करता है? वो जला देता है उस जगह को हाँ, या क्या लेज़र में एक करता है? फाइबर होता है जो कि वेव्स निकालता है और वो उसको पूरा चार करके और बर्न करके बाहर आ जाता है, तो उसका ओके, सप्लाई हैम्पर हो जाता है। जब ओके, सप्लाई हैम्पर हो जाता है, इट्स इज़ जस्ट लाइक कटिंग अ ट्री फ्रॉम इट्स रूट। ओके, आपने उसको जड़ से काट दिया, तो वो वापस नहीं उगेगा। तो वैसे ही वो टिश्यू को चार कर देता है और वहाँ का सप्लाई खत्म हो जाता है। तो वो जो हेमरॉइड्स होते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं। ओके। तो पाइल्स से ये फिशर और फिस्टुला कितना डिफरेंट है? देखिए, पाइल्स जैसे मैंने आपको बताया कि नसों के गुच्छे को सूज जाने को हम पाइल्स बोलते हैं। राइट। फिशर अगर आप देखेंगे तो आम भाषा में अगर हम बोलें तो जो जब अपन मोशन की जो जगह होती है, एनएस जो होता है, जी, उसमें कट्स लगने को अपन फिशर बोलते हैं। ठीक है। अब उन कट्स लगने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेटेड है पेशेंट बहुत टाइम तक। हुँ, हुँ। और अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन इज़ द मेन रीज़न कि पेशेंट को फिशर होता है। तो बेसिकली उसमें कट्स लग जाते हैं, मल्टीपल कट्स होते हैं। उन कट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इट इज़ वेरी पेनफुल समटाइम्स। कट लगने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे अगर एक स्फिंक्टर मैकेनिज़्म होता है। स्फिंक्टर मैकेनिज़्म इट इज़ जस्ट लाइक अ रबर बैंड। तो अगर हम आम भाषा में उसको समझने की कोशिश करें तो वो, अगर किसी भी चीज़ को हमें कहीं भी लगती है, अगर आप उस हिस्से को छुएँगे तो वो आपको दर्द करेगा, तो आप उसको एग्ज़ैक्टली, छूने नहीं दोगे। राइट। बॉडी फंक्शंस लाइक दैट। फिशर में पेन इतना ज़्यादा होता है, फिशर इज़ द मोस्ट पेनफुल डिज़ीज़। अगर ओके, आप फिशला और पाइल्स को भी ले लें और फिशर को लें, तो फिशर में सबसे ज़्यादा पेन होता है क्योंकि वो एक्टिव एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि वहाँ पे कट लगने से तो वो कट हो लगते जाती कैसे है। हैं? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से कट्स हो जाते हैं। ओके, आप मतलब एक बेसिक फंडा ये समझिए कि अगर स्टूल बहुत हार्ड पैसेज जा रहा है, तो जो हार्ड स्टूल रहता है, अंदर का जो एनल का म्यूकोज़ा रहता है, वो बड़ा थिन्ड आउट रहता है, बड़ा सॉफ्ट रहता है। तो जब वो हार्ड स्टूल जो इनर रहता में जो है, अंदर की स्किन होती है। एग्ज़ैक्टली जो राइट। एनस के जो अंदर की जो स्किन होती है, हुँ, तो जब वो हार्ड स्टूल वहाँ से पास होता है, तो इट कट्स डाउन दैट पर्टिकुलर म्यूकोज़ा। ओह! तो वो मल्टीपल जो कट्स लगते हैं, उसके कारण इट इज़ वेरी पेनफुल। और वो जो जब कट्स लगते हैं उस रिंग में, तो उसके कारण ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, टू मेक इट सिम्पलियर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब आपका जो स्टूल है वो पास हो रहा है वहाँ से,
तो उसके फ्रिक्शन के कारण जो Exactly. वहां पे जो Yeah. भी क्रैक्स आ रहे हैं, दैट इज Exactly. फिशर. Because of the pain and constant bleeding, वो जो स्फिंक्टर रिंग होती है वो टाइट हो जाती है. राइट. अब किसी भी टाइट रिंग से अगर पैसेज हार्ड जाएगा तो उसमें फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगी और उसमें कट्स और ज्यादा लगते जाएंगे. राइट. तो इसीलिए हम फिशर के पेशेंट्स में हम उनको जो स्फिंक्टर रिलीजिंग सर्जरीज हैं वो हम जी. करते हैं जी. और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस देते हैं. सो इट इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग. तो इसको हम फिशर बोलते हैं. जी. और जहाँ तक हम बात करेंगे फिशुला की, तो फिशुला एक कनेक्शन है. कनेक्शन एज इन स्किन से एक कनेक्शन रहता है और वो जी. अंदर एनल कैनाल से एक कनेक्शन निकालता है. मतलब कि आप अगर ड्रॉ करके अगर बता सकते हो? सो सपोज दिस इज एनल वर्ज. एनल वर्ज मतलब कि ये आपकी एनएस की ओपनिंग है. राइट. अगर हम इसको ऐसा 3D में इमेजिन करें तो ये अंदर का हिस्सा है ठीक है. और ये हिस्सा अपना स्किन का हिस्सा है. ठीक है. अब स्किन के बाहरी हिस्से से और अंदरी हिस्से में एक सुराख का बन जाए, ओह, इसको हम फिशुला बोलते मतलब अंदर ही अंदर एक ये बन हैं. गया. हाँ, अंदर ही अंदर एक पैसेज और ट्रैक बन जाता है जो कि अंदर की सारी चीजें बाहर लाकर पस का निकलना, ब्लड का आना या इन्फेक्टरी मटेरियल्स का आना, तो ये अंदर वाला हिस्सा और बाहर वाले हिस्से में जो कनेक्शन हो जाता है उसको हम फिशुला बोलते और इसमें कुछ पेन भी होता है? हैं. ये पेनफुल भी हो सकता है कभी-कभी जब इसमें पस बहुत ज्यादा बन जाता है तो ये यहाँ पर पूरा पस का कलेक्शन हो जाता है और यही पस बाहरी हिस्से में एक निकलता चीज है. और भी मैं समझना चाह रहा था कि जो ये चीज आपने बताया, इसमें स्पेशली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उसमें यहाँ कुछ ऐसे बताते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी जगह भी बन जाती है साइड में, और जो स्टूल है वो यहाँ पे भी एक्यूमुलेट होने लग जाता है कई बार. व्हाट इज दैट? नहीं, इट कुड बी फिशुला. ओके. ऐसा हो सकता है कि, लेकिन ऐसा कुछ कनेक्शन ऐसा होता नहीं है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में ऐसा कुछ हो जाए. अंटिल अनलेस इट इज नॉट फिशुला, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ओके. ऐसा हो नहीं सकता. ओके. तो बेसिकली एक हम बोला जाए तो एक सुराख जैसी है जो कि अंदरी हिस्से को बाहर के हिस्से से कनेक्ट कर देती है, जिसको हम फिशुला बोलते हैं. एक चीज मैंने और भी पैटर्न नोट किया कि बहुत सारे फेक डॉक्टर्स भी हैं हमारे यहाँ, जिस कारण से ये चीजें हील अप नहीं हो पाती हैं और बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाती हैं. अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, आज की तारीख में 15 लाख फेक डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, जिनको हम झोला छाप डॉक्टर्स बोलते हैं. एग्जैक्टली. ओके. इसमें भी जब आप इनकी रेमेडी सुनेंगे तो यू विल बी लाइक कि ये क्या है. कोई बोलेगा पाउडर लगा लो, कोई बोलेगा तेल लगा लो, कोई बोलेगा कोई लेप लगा लो, कोई बोलेगा आपको कि कोई आपको रिंग पहनना है और उस रिंग को वहां पे रगड़ते रहना है. तो इस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं? काफ़ी केसेस आते हैं और स्पेशली ये आप जब रूरल एरिया तरफ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसे पेशेंट्स वहाँ से काफ़ी आते हैं कि जो जिनको मेडिकल की कोई नॉलेज नहीं है, जिनको सर्जिकल कोई नॉलेज नहीं है, ज़ीरो नॉलेज के साथ जो बस अपनी दुकानें चला रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं इन अ वे, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो. कभी कभी तो इतने गंदे केसेस आए हैं कि वो पर्टिकुलर बिल्कुल प्रोफ्यूज ब्लीडिंग लेकर आए हैं मेरे पास और रात में मैंने उन केसेस को ऑपरेट किया है क्योंकि उन्होंने कुछ रिंग फायर करके अंदर डाल दी है और वो एनस के अंदर? हाँ हेमोरॉइड के अंदर. ओके. और वो रिंग स्लिप हो गई है या उन्होंने कुछ स्कोलिसाइडल कुछ एजेंट्स आते हैं ये बताने के लिए कि ये जो फूली हुई नस है इसके अंदर हम ये कुछ एजेंट डाल देंगे और वो ठीक हो जाएगा. बट अगर आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज अधूरी है और अगर आप उसको शरीर के साथ ऐसे आप किसी के खिलवाड़ करते हो तो उसके रिपरकशंस अच्छे कभी नहीं होते. राइट. तो ऐसे पेशेंट्स आप सोचिए वो ब्लीड करते हुए गांव से ट्रैवल करके यहाँ पर आ रहे हैं, उतने घंटे में पेशेंट इतना ब्लीड कर जाता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज द पेशेंट. और फिर पेशेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उसको तुरंत ठीक कर दें, तो फिर वो भी एकदम से मिरेकल तो कहीं भी नहीं होते. तो ये प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और ये केसेस बहुत बिगड़ के आते हैं. कभी कभार तो ऐसा रहता है कि इतने कट्स लगे हुए आते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि हम उनको कहाँ से उसकी सूचरिंग स्टार्ट करें, कहाँ से उसको ख़त्म करें, उसका हम आउटकम निकाल भी पाएंगे कि हम नहीं निकाल पाएंगे. तो गांव में ये प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं और आई थिंक कुछ होना चाहिए इसका और लोगों को अवेयर भी होना चाहिए इस मामले में. आपको मालूम है इसका रेवेन्यू कितना है ईयरली? आई डोंट हैव एनी आइडिया. इट इज मोर देन 14,000 करोड़. 14,000 crores. Then what we are doing? That's what I'm saying. So I was shocked कि 14,000 इतना बड़ा फिगर. मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो कि ढंग से जिनको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पा रहा है. And people are falling for that trap. Exactly.
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। आई डोंट नो क्या है, लेकिन इस चीज़ के बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप कॉन्स्टिपेशन के बारे में बोल रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन के कारण पाइल्स, फिशर, फिस्टुला ये सब चीजें मेजरली होती हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिपेशन इज? ओके, सो कॉन्स्टिपेशन अगर हम समझें नॉर्मली, तो अगर वीक में 3 से 4 बार अगर मोशन हो रहा है या उससे कम हो रहा है, तो फिर उसको आप कॉन्स्टिपेशन बोलोगे। वीक में अगर 3 टाइम्स इफ समबडी इज पासिंग स्टूल। बट अगर हम बाहर के देशों की बात करें, अगर वो वीक में एक वीक में सिर्फ 3 दिन में एक बार जा रहे हैं, तो फॉर देम इट इज नेचुरल. बात वही हुई कि अगर आप वीक में वो अगर 3 दिन में एक बार जा रहे हैं, तो वीक में अगर आप तीन से कम अगर एपिसोड्स हो रहे हैं, 3 या 4 से कम एपिसोड्स हो रहे हैं, तो आप उसको कॉन्स्टिपेशन ही बोलेंगे। ओके, बट आपको नहीं लगता कि नंबर थोड़ा सा एबनॉर्मल है? नहीं, नंबर, आई मीन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस दिस इज द नंबर। क्योंकि हमने तो बचपन से ये देखा कि एवरी डे इन द मॉर्निंग यू हैव टू गो एंड यू हैव टू फ्रेशन अप. या बट दैट्स अ गुड थिंग ना। वो सी दीज आर द गाइडलाइंस कि अगर इससे कम में अगर आप जा रहे हो और ये गाइडलाइन अगर ब्रेक हो रही है, दैट मीन्स यू हैव सम प्रॉब्लम। अदरवाइज डेली तो इट्स अ गुड थिंग, दैट इज हेल्दी फॉर योर गट। कॉन्स्टिपेशन को बोला जाता है कि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस. जब मैं कॉन्स्टिपेशन को और थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो आई ब्रोक डाउन कॉन्स्टिपेशन इन 3 टाइप्स. फर्स्ट इज मेडिकल कॉन्स्टिपेशन, सेकंड इज सर्जिकल, एंड थर्ड इज लाइफस्टाइल. सो मेजरली मेडिकल कॉन्स्टिपेशन में अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली तो क्या होता है मेडिकल कॉन्स्टिपेशन में? मेडिकल कॉन्स्टिपेशन अगर हम समझें तो व्हेन पेशेंट इज ऑन सम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स और पार्किंसंस ड्रग्स, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो मेडिकल में हम देते हैं जिनके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो उसके लिए डॉक्टर आपको पहले से बता के रखता है कि आई एम प्रिस्क्राइबिंग यू ऑल दीज ड्रग्स, हो सकता है आपको इनसे कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसके लिए वो आपको एक कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने की दवाई भी देते हैं। दैट इज मेडिकल कॉन्स्टिपेशन। ठीक है. इट कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ एनी ड्रग्स दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर्स। व्हाट इज सर्जिकल कॉन्स्टिपेशन? सर्जिकल कॉन्स्टिपेशन इज बेसिकली जैसे हम नॉर्मली समझने की इसको कोशिश करें कि किसी फीमेल का C-section हुआ सी है. सेक्शन हुआ जी. और सी सेक्शन के बाद वो ये कह रही है कि मुझे इमोशन पास नहीं हो रहा है, या मुझे ब्लोटिंग हो रही है, या मुझे फुलनेस लग रही है। तो बेसिकली इट इज़ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो बॉडी का रहता है कि सर्जरी के बाद आप थोड़ी सी बावल हैंडलिंग या गट हैंडलिंग करते हो, तो उसके कारण क्या होता है कि गट थोड़ा सा रेस्ट में चले जाती है। राइट. क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म होता है कि अगर आपको चोट भी लगती है तो आप थोड़ा सा आराम करते हो, देन यू गेट बैक। तो जी. वैसे ही गट को थोड़ा सा वो रिलैक्सिंग मोड में चले जाती है। तो फिर हम उसको ऐसी बहुत सारी डिफरेंट सर्जरीज हैं जिनके बाद जिनको हम सर्जिकल कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं कि सर्जरीज के बाद गट मूवमेंट और बाउल मूवमेंट उतने अच्छे से नहीं आता है, बट आप उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करके और आप उसको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं। राइट. बचपन में हमने जब भी सीखा, ये जो प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं हमको, तो हमको बोला जाता है कि यू शुड हैव अ कोऑर्डिनेशन, एज इन कि जब आप प्रेशराइज कर रहे हो और नीचे रिलीज हो रहा है, उसका एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. हम्म। राइट. बट ये चीज देखा जाता है खासकर जो लाइफस्टाइल कॉन्स्टिपेशन में देखा कि लोगों को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दे आर प्रेशराइजिंग, बट नीचे से क्योंकि ब्लॉक्ड है, हाँ तो हाँ, नीचे से इट्स correct. नॉट रिलीजिंग, हम्म, एंड इट इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज. हम्म। तो डज इट हैपेंस? Like you're talking about the constipation only, right? एग्जैक्टली. Because कि वो वो बोलते हैं ना कि हाँ, फोर्सफुली निकालने की कोशिश करें, बट तो भी नहीं हो पा रहा है वो. हम्म। तो that is the main reason for fissure and piles, because of friction, वही कट्स लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो लाइफस्टाइल में हम यही बोलते हैं, इसीलिए पाइल्स का मेन ट्रीटमेंट, पाइल्स और फिशर का मेन ट्रीटमेंट ही ये है। आप कितनी भी अच्छी बुक्स या गाइडलाइंस उठा के देख लें, उनका पहला ट्रीटमेंट ही यही है कि यू हैव टू कंज्यूम हाई फाइबर डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स एंड गुड हाइड्रेशन टू योर बॉडी, जो कि आजकल हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो डाइट तो पूरी ही तरीके से खत्म हो चुकी है। एग्जैक्टली. कोई टाइमिंग नहीं है डाइट का, कोई डाइटरी एक प्रॉपर आपके प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाटर, फाइबर्स, नथिंग इज गोइंग प्रॉपरली इन द बॉडी। एग्जैक्टली. तो उसके कारण लाइफस्टाइल जब आपकी चेंज होती है, आप जंक फूड खा रहे हो, ऐसा फूड खा रहे हो जिसमें फाइबर्स ही नहीं है, फैट ही फैट है, तो फाइबर्स होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही मेन बल्क बनाता है स्टूल का। ओके, सो अभी आपने फाइबर बहुत बार बोला अभी, राइट?
ये फाइबर होता क्या एग्जैक्टली क्या कुछ मतलब पता नहीं, ऐसे बोला जाता है कि ये कुछ रेशे भरा फूड हो, क्या हाँ, वो चीज होती है, या व्हाट एग्जैक्टली फाइबर इज? इट इज़ बेसिकली अ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। तो सॉल्यूबल भी होते हैं फाइबर्स, नॉन सॉल्यूबल भी फाइबर्स होते हैं। तो आपको जो फाइबर्स रिच मिलेंगे, तो अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि फाइबर्स किस में मिलेंगे, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ओके। दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स। सीजनल फ्रूट्स, जो भी आपकी सीजनल फ्रूट्स हैं, लेग्यूम्स, सीड्स, नट्स, ये सारी चीज़ें फाइबर्स में बहुत रिच होती हैं। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली फाइबर होता क्या है, मतलब फाइबर इज टाइप ऑफ, जैसे आपने प्रोटीन की बात करी, राइट? व्हाट एग्जैक्टली फाइबर इज? फाइबर इज़ अ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है। सॉल्यूबल होता है, नॉन सॉल्यूबल होता है। एक जो सॉल्यूबल होता है वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, और जो नॉन सॉल्यूबल होता है वो वाटर के साथ कंबाइन नहीं होता। तो बेसिकली अगर आप अ, इसको नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करें, जी। तो अगर हम कोई मूर्ति बनाने जा रहे हैं या हम कुछ ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो आप उसमें एक सही अमाउंट में पानी मिलाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी या उसकी क्या बोलना चाहिए, एग्जैक्टली जो गाढ़ापन है हाँ, जो जिस। गाढ़ापन है, जी। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना पानी मिला रहे हैं। तो जी। फाइबर सेम फंक्शन करता है। ओके। फाइबर आपके फूड के साथ उतना ही कंबाइन होता है, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है। जी। तो वो कंबाइन होता है फूड के साथ में, और एक अच्छा बल्क बनाता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो जब आप ओके। बोलोगे ना कि सॉफ्ट फीकल मैटर हो रहा है या सॉफ्ट स्टूल हो रहा है किसी को, तो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ गुड फाइबर्स इन द बॉडी, एंड दैट इज़ ओह। व्हाई फाइबर इज़ इम्पोर्टेंट। आप मिट्टी में जितना पानी डालोगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही वैसी रहेगी। बहुत मिला दोगे तो वो एकदम पतली हो जाएगी, और उसमें अगर इक्वल अमाउंट में मिलाओगे तो उसकी कंसिस्टेंसी वैसी रहेगी। तो बेसिकली फाइबर्स हेल्प्स इन द कंसिस्टेंसी एंड बल्क बल्किंग ऑफ द स्टूल। ओके। ये देखा जाता है कि वुमेन्स में ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है कंपैरेटिवली मेंस के। हुँ। इज इट लाइक दैट? हाँ, ऐसा होता है बिकॉज़ ऑफ द हार्मोन थिंग, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और पेल्विक एनाटॉमी के कारण ऐसा देखा जाता है। अदर देन दैट ऐसा कुछ कोई रीज़न नहीं है। ओके, तो ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिससे हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीज आउट कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली अगर ऐसा देखा जाए तो कीगल्स एक्सरसाइज होती है, यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट, हम्म। जिससे कि पेल्विक मसल्स और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसके कारण आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है। तो उसके कारण आपका ये क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। यू कैन गो फॉर स्कॉट्स, जो स्कॉट्स हम करते हैं। जी। देर आर सो मेनी आसन्स, यू मस्ट बी नोइंग द आसन्स। अश्वनी आसन या आई हैव रेड। अश्विनी आसन, हम्म। and there are so many asanas that you can perform. And one more thing is regarding the angle of the your this thing, टॉयलेट। toilet, राइट। that is very important. ओके, सो पहले ये देखा गया है कि जो पहले हमारी टॉयलेट सीट्स होती थी, जो इंडियन टॉयलेट सीट्स होती थी, उस पे हम जो बैठते थे, उसका एक एंगल रहता था, दैट इज 35 डिग्री, 30 डिग्रीज। Hmm. बट नाउ वी आर यूजिंग यूरोपियन टॉयलेट्स Mm-hmm. एंड द सिटिंग पोजीशन इज 90 डिग्री। Correct. उसको भी सही करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक स्टूल रख लेते हैं आजकल। That is बहुत a ज्यादा। good thing. बट स्टूल से भी प्रॉपर डिग्री नहीं मिल पा रहा है, इट Hmm. इज समवेयर अराउंड 35 35 38 degrees. डिग्रीज के Yeah, आसपास, yeah, yeah. राइट? तो विच टॉयलेट इज बेटर? The thing is कि अगर हम उसको नॉर्मली समझे, तो अगर आपको 35 डिग्री बनाना है, तो आपकी नी का लेवल आपके हिप के लेवल से ऊपर होना चाहिए। ओके। अगर आप स्क्वाटिंग में बैठ रहे हैं, जी। तो प्रॉपर स्क्वाटिंग जो आप जिम में भी करते हैं हम, जी। तो उसमें नी का लेवल आपके हिप के लेवल से ऊपर होना चाहिए। तो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 35 टू 38 डिग्रीज। उस टाइम पे ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली? जी। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब वेन एवर द नी लेवल इज अबव द हिप लेवल, इट रिलैक्सेस द पेल्विक फ्लोर। जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं, दे आर वेरी टाइट। तो वो पेल्विक फ्लोर फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो सारी रिलैक्स हो जाती हैं, और जो रेक्टम है, जिसमें मेन फीकल मैटर का अंदर जो भरा हुआ है, उसका एंगल सीधा हो जाता है। तो वो जो पैसेज रहता है वो आराम से क्लियर आउट हो क्लियर जाता है। क्लियर हो जाता है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कई कई बार देखा होगा कि जो टॉयलेट्स हैं उसमें, जस्ट टू मेक नी लेवल अबव द हिप लेवल, लोग नीचे उसमें स्टूल रख लेते हैं। जी। तो दैट इज़ द बेस्ट डिग्री ऑफ एंगल फॉर द फॉर पासिंग मोशन। बट आपको नहीं लगता कि ये गलत है? मतलब हम लोग अपनी इंडिया की सारी चीज़ों को छोड़ के वेस्टर्न साइड का पूरा लेके यहाँ पे आ रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और फिर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। सी द थिंग इज़, अगर आप इस बारे में बात करेंगे तो अब आज के टाइम पे ना डाइट वैसी रह गई है,
ना चीज़ें वैसी रह गई हैं, तो वो अब आपको इवेंचुअली उस चीज़ को आगे पुश करना ही पड़ेगा। अब पहले पहले डाइट बहुत अच्छी होती थी। आज बिल्कुल। आप देखो ऑर्गेनिक के नाम पे हर जगह स्कैम चल रहा है। अब हर चीज़ ऑर्गेनिक मिलने लगी है, जो कि राइट। पॉसिबल नहीं है। एक टाइम था यार ये ऑर्गेनिक इसी शॉप पे मिलता है, जी। बट अब ऑर्गेनिक हर जगह है। तो पहले के टाइम में और अभी के टाइम में डिफरेंस बस इतना है कि पहले हर चीज़ प्योर होती थी, पहले हर चीज़ जैसी थी वैसी ही मिलती थी, तो गट भी वैसी ही फंक्शन करती थी। अब चीज़ों में प्योरिटी उतनी नहीं रही है, तो गट भी वैसी फंक्शनिंग कर रही है। तो समय के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं, तो हमें भी थोड़ा तो सा आपने जो गट चेंज की होना बात करी पड़ेगा। और हम इधर कॉन्स्टिपेशन की बात भी कर रहे हैं। अगर लाइफ़स्टाइल चेंज हो रही है, तो हमने अगर जंक फूड खा रहे हैं और हमारी बॉडी को जंक फूड बहुत दिनों से दे रहे हैं, जैसे चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं या बाकी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें हैं, तो फिर बॉडी क्यों नहीं एक्युमुलेट कर रही है इन सब चीज़ों के साथ? क्योंकि बॉडी बॉडी को भी चेंज लेके आना चाहिए ना फिर अपने में। बॉडी जो शरीर ईश्वर ने दिया है वो उसकी फंक्शनिंग नहीं चेंज हो सकती, वो वैसी ही रहेगी। बट हाँ, ये बात सही है कि अगर किसी देखिए ज़हर ज़हर होता है, आप उसको कम लोगे तो भी मरना है, ज़्यादा लोगे तो भी मरना है, बट समय का फ़र्क होगा। इंसान पॉइज़न कम धीरे-धीरे रोज़ लेगा तो उसका लॉन्जेविटी ज़्यादा होगी, लेकिन मरना तो तय है, वो बात तो सही है। एक बार में सारा ले लोगे तो फिर तो खेल ही खत्म है। बट बात बस यही है कि आप बॉडी कोई भी बेकार चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आप नॉर्मली भी देखेंगे कि आप अगर एक्सेस में अल्कोहल भी ले रहे हैं, एक्सेस में स्मोकिंग भी कर रहे हैं, तो एक एक टाइम के बाद बॉडी जवाब देती है। तो इम्यूनिटी ईश्वर ने इतनी अच्छी बनाई है कि वो अपने लिए खुद जवाब देती है कि यार अब हो चुका है, अब इससे ज़्यादा मत करो। अब रुक जाओ। अब रुक जाओ, नहीं तो अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ओके, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है जनरली लोग जैसे समझ लीजिए आपने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी और उससे एक पेशेंट को फ़ायदा हुआ। करेक्ट। तो पेशेंट क्या करता है रेगुलर फॉर्म में उस मेडिसिन को कंज़्यूम करने लग जाता है। हुँ, हुँ। कुछ जैसे टैबलेट के फॉर्म में होती है, लिक्विड के फॉर्म में होती है, जैसे हमने क्रोमाफिन के बारे में बात कर रहे थे। तो इज़ इट सेफ टू कंज़्यूम ऑल दीज़ मेडिसिन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड? सी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग, बी इट एनीथिंग। द एक्सेस ऑफ मेडिकेशन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। बट पेशेंट को एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है तो वो उसको कंटीन्यूअस लेने लगते हैं। तो वो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट एक्सेस तो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। उसके कारण बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को डायरिया होने लगता है। वो एक्सेस अच्छा। अमाउंट में उसको कंज़्यूम कर लेते हैं तो फिर वो डायरिया होने लगता है। तो फिर हमको उसका भी एक अलग सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो वो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के बीच की जो फाइट है ना वो बड़ी फ़नी हो जाती है। कि पेशेंट बोलेगा कि आज 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, तो फिर लूज़ मोशंस होने लगे। बट ये जो डिपेंडेंसी है इट इज़ सेम लाइक जैसे हमने पहले बात की कि स्मोकिंग और टी इसके कंजम्पशन के बिना नहीं होता है कुछ भी। तो वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो न्यूरॉन सिस्टम होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है उस चीज़ पे और फिर वो अपनी हैबिट को सुधारने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आपने जैसे देखा होगा कि पीकू मूवी में एक अमिताभ डायलॉग बच्चन है, की। हाँ, अमिताभ बच्चन की, जो दीपिका पादुकोण है राइट, उसमें। उसमें टैगलाइन। हाँ, उसमें वो टैगलाइन है कि इमोशन से ही इमोशन राइट, जुड़ा हुआ रहता है। एग्ज़ैक्टली। तो बस वही बात है कि वो इमोशन तक जाने के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो राइट, उस मूवी में ये भी था कि वो अमिताभ बच्चन एक वो सिंगल डे के लिए वेट करता रहता है कि करेक्ट, करेक्ट। जिस दिन मुझे सही इमोशन होगा उस दिन आई विल आई विल एन्जॉय। बी द हैप्पीएस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, पर्सन। राइट। तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि यार मेरी हार्ट फीलिंग या मेरी ब्रेन फीलिंग, हमेशा इंसान क्या बोलता है, गट गट फीलिंग। फीलिंग सही नहीं आ रही है यार। हाँ, तो गट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। तो गट फीलिंग जब तक सही नहीं आती तब तक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लोग बहुत ज़्यादा है ना एंटीबायोटिक्स कंज़्यूम करते हैं। करेक्ट। जैसे कि रिसेंट का एक केस बताता हूँ, मैं अपने फादर इन लॉ की बात बताता हूँ। उनको डॉक्टर ने एक बार नॉर्फ्लॉक्स टीज़ेड प्रिस्क्राइब किया, उनको उससे बहुत रिलीफ मिला। अब उनको कभी भी कुछ भी होता है, वो हुँ, तुरंत एक नॉर्फ्लॉक्स निकाला और खा लिया। कोई इसके साथ एंटी एसिड नहीं लेना या हुँ। बाकी और भी जो मेडिसिन लेते हैं वो कुछ नहीं लेना, सीधे उसको कंज़्यूम कर लिया। तो डू यू रियली थिंक कि इस तरह के एंटीबायोटिक्स कंज़्यूम करना इज़ गुड फॉर हेल्थ? इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और इस चीज़ के लिए सबको बहुत अवेयर होना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले जब कोविड आया था तब हम सब यही बात कर रहे थे कि जो इंसान को लग रहा है ना कि कोविड सबसे बड़ी चीज़ हो रही है, कोविड से भी बड़ी चीज़ आने वाली है अभी इन फ्यूचर। उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि आप अभी किसी भी मेडिकल स्टोर में चले जाइए, आप उसको जाके बोलिए कि आप भैया मुझे सर्दी खांसी जुकाम की दवाई दे दो, वो आपको एंटीबायोटिक दे देगा, सारे मेडिकेशंस दे देगा।
आपको नहीं पता है कि वो एंटीबायोटिक आपको कितना असर कर रही है, आपके लिए ठीक है, नहीं है। तो किसी भी चीज़ का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने के बाद बॉडी इतना फ़ैमिलियर हो जाती है कि वो उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करना छोड़ देती है। आम भाषा में अगर हमारे घर में कोई बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, अब हमारी उससे इतनी पहचान हो गई कि हम उसको कभी अपना दुश्मन जैसे देखेंगे ही नहीं। बिल्कुल, ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। राइट। तो हम उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो फैमिली का पार्ट हो गया ना, हम उससे इतना एक्सपोज़र ले चुके हैं। सेम हैपेंस विद एंटीबायोटिक्स। एक टाइम के बाद वो असर करना ही छोड़ देती है। तो देयर आर सो मेनी एंटीबायोटिक्स जो असर करना छोड़ चुकी हैं अब। तो अब सिनेरियो मेडिकल साइंस में ऐसा हो गया है कि हमको हायर एंटीबायोटिक्स पे स्टेप अप करना पड़ रहा है, जो कि कभी ऐसा अ, तब करते हैं जब पेशेंट बहुत सिक होता है, आईसीयू में है, एंड स्टेज में है, या बहुत कोई ऐसी बीमारी है जिसको बचाने के लिए आपको हायर एंटीबायोटिक्स ही यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये जो एंटीबायोटिक्स लोग बाँट रहे हैं और जिस तरीके से खा रहे हैं, इट इज़ वेरी हार्मफुल। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाहर का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई आपको मेडिसिन एंटीबायोटिक्स नहीं मिलेगी दे नहीं। सकता। बट इंडिया में ये चीज़ अलग है कि आप डॉक्टर के पास ना जाके आप फार्मासिस्ट के पास चले जाते हैं या किसी फार्मेसी में जाते हैं और आप वहाँ से एंटीबायोटिक लेके आ जाते हैं और आप उसको खा लेते हैं। और उसमें भी डेज़ फिक्स नहीं होते। किसी भी एंटीबायोटिक्स के डेज़ फिक्स होते हैं कि आपको 5 डेज़ के लिए लेना है, 7 डेज़ के लिए लेना है। आपने देखा होगा अक्सर लोग बीच में छोड़ देते हैं उसको। बिल्कुल, 2 दिन में रिलीव हुआ, 2 दिन में छोड़ दिया। बट आपको ये नहीं पता है कि अगली बार से वो एंटीबायोटिक आप पे असर नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसकी साइकिल पूरी कंप्लीट होने ही नहीं दी। तो ये कोविड से भी ये बहुत बड़ा, आने वाले समय में ये बहुत बोलना चाहिए कि बड़ा अलार्मिंग टाइम आने वाला है कि जब एंटीबायोटिक्स नहीं बचेंगे हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी जो भी देख रहे हैं इस चीज़ को, कि एंटीबायोटिक्स बहुत सोच समझ करके लें और बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को दिखाए एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। अ, मुझे एग्ज़ैक्टली फ़िगर नहीं मालूम है, बट जो मैंने लोगों की पैटर्न देखा है कि यार थोड़ी-मोड़ी प्रॉब्लम है, छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, तो छोटी-मोटी प्रॉब्लम के लिए वो सीधे मेडिकल स्टोर पे ही जाते हैं। कोई प्रेफ़र करते ही नहीं कि यार डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि उनको लगता है मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, मुझे 500, 700, 800 रुपए का एक फ़ीस देनी पड़ेगी, फिर डॉक्टर मुझे 4 टेस्ट और कराएगा। इससे बेस्ट ये है कि मैं ₹50 मेडिकल स्टोर वाले को दूँ, ₹100 मेडिकल स्टोर वाले को दूँ और उससे मेडिसिन ले लूँ। बट आज के टाइम में आप वो 1000-2000 रुपए बचाने के लिए इतनी वर्स्ट कंडीशन लेकर आते हैं लोग, तो फिर वो 5000 से सीधा डायरेक्टली 50,000 या 5 लाख तक का बिल जाता है। ऐसा केस आया है तो आपके पास कोई? बहुत बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जो सब कुछ खराब करके लाते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो स्टोन के साथ आते हैं। कोई केस स्टडी शेयर करना चाहोगे आप? गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ एक पेशेंट आई थी मेरे पास। तो उन्होंने कहीं पे किसी को दिखाया होगा, तो उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया और फिर उन्होंने बोला कि इस ट्रीटमेंट से आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा, स्टोन्स चले जाएँगे। दैट वी फीमेल वेटेड फॉर 3 टू 4 इयर्स। 3 to 4 3-4 इयर्स? साल तक बीच में उनको इन्फ्लेमेटरी एपिसोड्स होते गए, इन्फेक्शन होता गया, फीवर आता गया, फिर उन्होंने कहीं लोकल दिखाया, फिर दवाई ले ली दुकान से, खा ली, दर्द दर्द की दवाई खा ली, एंटीबायोटिक ले ली, तो वो सारी एंटीबायोटिक्स ऑलमोस्ट सब कुछ ले चुकी थी। मतलब उस फीमेल को एंटीबायोटिक्स के नाम तक सारे याद थे। अगर मैं उसको पूछूँ ये लिया है, ये भी लिया हुआ है, ये लिया है, ये भी लिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट उसने सारी एंटीबायोटिक्स लिए हुए थे, बट उसको सर्जरी नहीं कराना था, तो फिर इतने कॉम्प्लिकेशंस हुए। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वो स्टोन जाके पित्त की नली में भी फँस गया। तो ओहो! नाउ इट हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो वो सर्जरी इतनी बड़ी हुई और हालाँकि वो पेशेंट ठीक हो गई, सब कुछ अच्छा रहा, बट उसका आईसीयू स्टे बहुत बढ़ गया। उसकी हमने पूरा एमआरसीपी जो एमआरआई बोलते हैं जिसको, वो कराया, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए, थोड़ा रिस्की हुई सर्जरी, पेशेंट को जॉन्डिस हो गया क्योंकि वो पथरी ने नली को रोक दिया, जिसके कारण इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन पूरे में फैलने लगा। तो ये रिperकशंस होते हैं कि अगर आप अपने 500-1500 रुपए बचाने के लिए, तो फिर वो आपकी लाइफ में बड़ा रिस्क होता है। मैं अक्सर लोगों को यही बोलती हूँ कि इंसान कमा किस चीज़ के लिए रहा है? खाने-पीने के लिए, शरीर के और लाइफ़स्टाइल के लिए। जब शरीर नहीं बचेगा तो फिर आप कैसे क्या पर करोगे? आयरनी यही तो है कि लोग शरीर को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। आप देखो ना, फॉर एन एग्जांपल हमारे को क्या बोला जाता है कि हमें क्या बोला जाता है कि बाय चांस हम कहीं लग गई हमें, तो बोलते हैं टिटनेस के इंजेक्शन लगवा लो, करेक्ट। राइट? डॉक्टर को दिखा लो। अरे छोटी-मोटी चोट के लिए क्यों डॉक्टर को दिखाना है? तो अगर कुछ भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, जब तक वो वर्स्ट नहीं हो रही है, हाँ, तब तक हम एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर के पास जाना प्रेफ़र ही नहीं करते हैं। जब वो ऐसी स्टेज पे आ जाता है कि हाँ, अब प्रॉब्लम हो रही है, हुँ। वो पेन जो है मतलब अनबियरेबल पेन हो रहा है या बहुत ब्लीडिंग हो रही है या बहुत स्वेलिंग हो रही हाँ, है, तब एग्ज़ैक्टली। तक हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर एकदम से कुछ मिरेकल करेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो ये हालत इंसान अपनी खुद कर लेता है। मैं सबसे यही बोलती हूँ
कि अगर आपको ट्रीटमेंट में, वैसे तो बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं आजकल गवर्नमेंट की, जिनके पास जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है वो सब कवर्ड हो रहा है हर चीज़ में, बट जो फाइनेंशियली वेल ऑफ भी हैं वो भी पैसे नहीं लगाना चाहते। वो बाकी चीज़ों में, लाइफस्टाइल में पैसा लगा देंगे, लेकिन वो बाकी हेल्थ में इंसान बट पैसा लगाने के पहले बहुत सोचता है। ऐसा मैंने अक्सर नोटिस किया है, जबकि वही प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर आगे तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ यहीं छूटना है। बट आपको नहीं लगता कि इसमें लोगों के मन में ये खौफ जो होता है कि यार डॉक्टर के पास जाएँगे, पैसा कुछ खर्चा होगा, ये हॉस्पिटल्स के कारण भी है? बिकॉज़ आज की तारीख में अगर जितना बड़ा स्कैम, जितना बड़ा एक बिज़नेस है ये मेडिकल इंडस्ट्री, करेक्ट। स्पेशली विद द हॉस्पिटल्स। अ, मैं अपना एक केस बता रहा हूँ। मैं गुड़गाँव में जब रहता था, तो गुड़गाँव में मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, उसी हॉस्पिटल में। उनकी फीस थी ₹1500 ओपीडी चार्जेस। सेम डॉक्टर ₹500 बाहर देख रहे हैं। जब मैं उसी डॉक्टर को जब हॉस्पिटल में दिखा रहा हूँ, तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करानी, वो सब चीज़ें करानी है, और इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए मुझे एडमिट भी होना पड़ेगा। हुँ। और सेम डॉक्टर, सेम इन्वेस्टिगेशन, इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशंस और कम, ये मैंने बाहर में करा लिया और मेरा बाहर बहुत कम में खर्चा वो हुआ। दूसरा, जितना मुझे मालूम है, जो मैं कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स हैं मेरे, कि इनके पास, डॉक्टर्स के पास भी आज की तारीख में टारगेट्स होते हैं, और इनके ऊपर बड़े एमबीए वाले बैठे हुए होते हैं, जो उनको टारगेट्स देते हैं। हुँ। तो एक ये भी तो सबसे बड़ा कारण है कि जिससे लोग डरते हैं। इनफैक्ट आप लोगों की बात कर रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। मैं कई बार डरता हूँ कि यार हॉस्पिटल, कोई कोई बोलता है ना कि यार हॉस्पिटल चले जा, वहाँ दिखा लेना। तो मैं बहुत ज़्यादा कतराता हूँ कि मैं जो हॉस्पिटल जाऊँगा। करेक्ट। क्योंकि द मोमेंट मुझे मालूम है हॉस्पिटल जाऊँगा, वहाँ पैकेजेस फिक्स होंगे। हुँ। हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं। प्रेगनेंसी में भी आपके पास गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम पैकेजेस हुँ, होते हैं। हुँ, हुँ, गोल्ड में आपको ये मिलेगा, सिल्वर में आपको ये मिलेगा, प्लैटिनम में आपको एकदम ये चीज़ें मिलेंगी। हुँ, हुँ, उसमें आपको डेकोरेटिव रूम्स मिलेंगे, हुँ। बलून्स लगे होंगे, वो मेल फीमेल के हिसाब से। तो इतना सब चीज़ें हो रहा है। तो जब अगर बिज़नेस अगर बनाया जाएगा मेडिकल को, तो फिर ये सारी चीज़ें भी तो आना स्वाभाविक है। देखिए, मैं इसमें थोड़ा-सा इसीलिए वेरी करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, डॉक्टर फ्रंट फेस होता है किसी भी चीज़ का। तो जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनको पता है कि हाँ, ये वॉक इन कर रहे हैं, तो ये हर चीज़ डॉक्टर से रिलेटेड नहीं है। हम बस फ्रंट फेस हैं, क्योंकि आपसे मेरा इंटरेक्शन डायरेक्टली होगा, तो आपको ये लगेगा कि जितने पैसे ले रहा है यही इंसान ले रहा है, जो कर रहा है सब कुछ यही कर रहा है। हमें बस डायरेक्टली इसी से बात करनी है। बट उसमें डॉक्टर का उतना बड़ा कोई रोल होता नहीं है, उसमें हॉस्पिटल एग्ज़ैक्टली, का बहुत बड़ा रोल होता है। राइट। आपको आपको क्या लगता है कि अगर 5 लाख का कोई पैकेज है, तो उसमें पूरे पाँचों लाख डॉक्टर को मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हार्डली उसको 50,000 मिलता होगा, एग्ज़ैक्टली। हार्डली। हाँ जी, दिस इज़ द लीस्ट अमाउंट आई एम टेलिंग यू। बिल्कुल। और वो 50,000 लेने के बाद भी वो सब कुछ कर रहा है, वो सब कुछ सुन रहा है, और सारे ब्लेम्स भी वही ले रहा है, वायलेंस भी वही झेल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अ, हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होनी चाहिए, कि जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, जो भी रिस्पेक्टिव जगह है, वहाँ पर जाके आप उससे मिलें, कि आप हर चीज़ डॉक्टर के ऊपर ना डालें। और जहाँ तक बात रही कि एक्सपेंसेस बड़ी जगह जाओ तो बढ़ जाते हैं, उसमें फ़र्क इतना है, चीज़ें हम फर्स्ट कॉपी भी पहनते हैं, चीज़ें हम ओरिजिनल भी पहनते हैं, डिफरेंसेस दोनों में होते हैं। बिल्कुल, ये नॉर्मल चीज़ है। बिल्कुल। बात बस इतनी है कि ब्रांड्स और चीज़ों में और बाकी इनमें फ़र्क पड़ जाता है, कि जैसे इम्प्लांट्स की बात कर लो आप, या कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लो आप, या आप अपन लैप्रोस्कोपी करते हैं तो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स की अलग बात कर लो। तो उसमें भी अलग-अलग वैराइटीज़ आती हैं। तो जो अलग-अलग वैराइटीज़, जितना आप हायर अप जाओगे, इन्फेक्शन रेट उतना कम होगा, और हायर अप जाओगे तो कॉस्टिंग भी उतनी बढ़ेगी। कुछ लोग हैं जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो स्कीम्स के थ्रू होते हैं, या उनको आप कम पैसों में कर देते हो, या जो अफ़ोर्डिंग हैं वो लग्ज़री भी चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा, जैसा आपका बोलना है कि आजकल लग्ज़री रूम्स मिल रहे हैं, और ये जो फैंसी चीज़ें जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों की डिमांड भी वैसी आ रही है। ओके। तो डिमांड जब होगी तभी सप्लाई होगा। तो व्हाई एवरीबॉडी इज़ डूइंग इट? बिकॉज़ पीपल वांट इट। हुँ, सो इफ पीपल वांट इट, तो ये तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप गेम में हो ही नहीं ना। तो एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम थिंग दीस डेज, बट डॉक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट,
बट ये जो एक टारगेट पकड़ लिया है कि ये डॉक्टर के थ्रू ही सब हो रहा है, इसी ने सब कुछ लिया है, इसी ने सब कुछ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम होता है। डॉक्टर बस एक फ्रंट फेस है जो कि आपको सामने से दिखेगा तो आपको लगेगा कि सब इसी के थ्रू हो रहा है। बट वो 5 लाख में 50,000 वाला ही हिसाब किताब है। ओके। वापस हम कॉन्स्टिपेशन पे आते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कॉन्स्टिपेशन में, जस्ट टू रिमूव द स्टूल, वो फिंगर इंसर्ट करते हैं एनस के अंदर। तो क्या पॉटी को रिमूव करने के लिए जो फिंगर इंसर्ट करें वो सेफ है? देखिए हम उसको मेडिकल टर्म में मैनुअल डिसइंफेक्शन बोलते हैं हम्म। कि मैनुअली हम जो फीकल मैटर है निकालते हैं। वो हम हॉस्पिटल्स में भी प्रैक्टिस करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कोई पेशेंट होता है जिसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, जो हार्ट स्टूल्स हैं फंसे हुए हैं और कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं हो रहा है, पोस्ट सर्जिकल अगर ऐसा कुछ हो रहा है, या ओल्ड पेशेंट्स हैं, बेड रिडन पेशेंट्स हैं जिनकी गट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है तो वो कॉन्स्टिपेशन में जा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट हार्मफुल कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते। बट हाँ, उसके लिए थोड़ा सेफ्टी बस इतना रखना चाहिए कि बहुत हार्ड स्टूल है और आपको आपको पता नहीं है उसका इवैक्यूएशन कैसे करना है, टेक्नीक कैसे है, तो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू कॉज ट्रॉमा टू दैट पर्टिकुलर एरिया। और वही अगेन फिशर होने के चांसेस हो जाएंगे, वहाँ पर कट्स लग जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अदर देन दैट ऐसा कुछ इसका वो नहीं है कि कुछ हार्मफुल है। हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो आज की तारीख में यंगस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, जंक फूड, बर्गर्स ये सब कंज़्यूम करते हैं। फिर लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। टाइम से सोना नहीं है, टाइम से उठना नहीं है, टाइम से खाना-पीना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन को कितना इफ़ेक्ट करती हैं? अब जैसे हमने पहले भी इस बारे में बात किया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, आप ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सारी चीज़ें जो भी खा रहे हैं, तो ये तो गट के लिए कभी भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, कितना वाटर है, कितना फाइबर है, यू नेवर नो। और एक बैलेंस डाइट में ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये सारी चीज़ें अगर आप विटामिन्स, मिनरल्स, तो ये इक्वल अमाउंट में जब तक नहीं होंगे, आप तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पिज़्ज़ा से आपको प्रोटीन मिलने वाला है? कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये जब जब कभी भी ऐसी चीज़ें शरीर में जाएँगी, जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप ही होगा। आप देखिए कि बिंज वॉच कर रहे हैं, अपन कोई सीरीज़ कुछ देख रहे हैं, आप खाते राइट। जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपने कितना खा लिया है। माइंडलेस ईटिंग। एग्ज़ैक्टली। तो वही माइंडफुल ईटिंग जो आजकल स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पेरेंट्स, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि माइंडफुल ईटिंग करना है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है कि आपने फ़ोन पकड़ा दिया और आपने या टीवी लगा ली या आपने बिंज वॉच किया और आप खाते जा रहे हो, आप कितना खा रहे हो आपको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए आप देखना कभी भी जो डाइट करते हैं या जिम जाते हैं, उनके पोर्शंस बड़े फिक्स्ड रहते हैं कि मुझे इतना इतना चाहिए, इतना इतना प्रोटीन लेना है। वो बॉडी के हिसाब से वेरी करता है कि इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट, इतना मिनरल, इतना विटामिन्स, इतना वाटर, इतना फाइबर, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। तो ये जंक फूड में आपको ये कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो और ये पुरानी कहावत है कि जो आप खाते हो वैसे ही मन बन जाता है आपका, वैसे ही शरीर आपका, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न वैसा मन। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप अपने शरीर में जो भी चीज़ें डालोगे वो नॉर्मली भी है, वो थॉट्स के साथ भी है, वो नॉर्मल लोगों के साथ भी है। आप जैसे लोगों से मिलोगे, जैसी चीज़ें परस्यू करोगे, आप फंक्शनिंग लाइफ में वैसी ही होने लगती है। तो खाने के साथ भी सेम चीज़ है, आप जैसा खाना खाएँगे, आपका शरीर वैसा बनेगा। स्ट्रेस लेवल भी इसीलिए बढ़े हुए हैं आजकल लोगों के। खाना प्रॉपर नहीं है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो दिस नीड्स टू बी मॉडिफाइड। बट लोगों ने आज की तारीख में गट को गटर बना के रखा है, इज़ इट लाइक दैट? या आई एग्री विथ यू कि सम कुछ भी डालना एट है, सम कैसे भी एक्सटेंट। डालना है, अच्छा हाँ, है, बुरा है, एग्ज़ैक्टली। कुछ डज़न्ट खाने का मैटर। टाइमिंग फिक्स नहीं है और कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, तो या यू कैन से दैट कि गट को गटर तो बना ही दिया है। फ्रोज़न फूड। आज की तारीख में कुछ फ्रोज़न फूड वाले लोग बोल रहे हैं कि हमारा फ्रोज़न फूड एकदम सेफ है। तो क्या वो फ्रोज़न फूड वाक़ई में सेफ है कंज़्यूम करना? फ्रोज़न फूड देखिए, फ्रेश चीज़ तो फ्रेश ही होती है, ये आप भी समझते होंगे। पुराने टाइम में डायरेक्टली चीज़ें कट के आती थी खेतों से और सब्जियाँ आती थी और हम उनको यूज़ करते थे। तो किसी भी चीज़ को जो तुरंत कंज़्यूमेबल कंज़्यूमेबल चीज़ है, अगर आप उसको प्रिज़र्व करके रख रहे हो तो आपको उसमें कुछ प्रिज़र्वेटिव्स भी डालने पड़ेंगे, फॉर श्योर। अगर प्रिज़र्वेटिव फूड आप खा रहे हो, फ्रोज़न फूड आप खा रहे हो, उसकी लाइफ़ इतनी बढ़ बढ़ रही है, जिस 1-1 चीज़ साल बढ़ने तक की, एग्ज़ैक्टली। 8-8 महीने, 6-6 तो महीने। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उसमें कुछ मिला नहीं है। जिस चीज़ में किसी भी चीज़ की मिलावट होगी तो वो तो शरीर के लिए नुकसान ही है। बट वो अपना पॉइंट इस तरह से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमने
बहुत ज़्यादा माइनस एग्ज़ैक्टली फिगर मुझे नहीं ध्यान है कितना है, बट बहुत ज़्यादा ठंड में रखा है उसको, बहुत लो टेम्परेचर में रखा है उसको। इस कारण से फूड वैसा प्रिज़र्व्ड है जैसे एवरेज पे डेड बॉडीज़ प्रिज़र्व्ड नहीं, रहती हैं। सी द थिंग इज़, अब आप सियाचिन और ग्लेशियर्स की बात करोगे, वहाँ तो ये लाइफ़स्टाइल ही है, वहाँ तो बॉडी अपने आप को वैसे मॉडिफ़ाई कर लेती है। वहाँ पे सोल्जर्स, अब आप क्या सोच रहे हो कि आपको सोल्जर्स को फ्रेश फूड मिलेगा नहीं या मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, उनको वैसे ही निकालना है, बट उनकी हुँ, बॉडी वैसे अडैप्ट कर चुकी है। तो जहाँ पर जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर वो यूज़ नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो, इफ़ इट इज़ नॉट सेफ फॉर द बॉडी। अगर आपके पास फ्रेश फूड है, फ्रेश आइटम्स हैं, तो यू शुड कंज़्यूम दैट पर्टिकुलर थिंग्स। फ्रोज़न फूड आज की तारीख में इसलिए और ज़्यादा चल रहा है क्योंकि वो टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर देता है। एग्ज़ैक्टली। इनफैक्ट पहले कल्चर ही नहीं था ना इस चीज़ का। बिल्कुल, कहाँ था? कुछ अभी भी तो नहीं बस ये है था। कि फ्रोज़न फूड बना हुआ है, जैसे आपके पास हुँ। पराठे हैं, इनफैक्ट रोटियाँ तक हाँ, हाँ, वैसी आ रही हैं कि हाँ, आपको सीधे बिल्कुल, रोटी निकालना है, बिल्कुल। गरम करना है, आप कंज़्यूम कर सकते आप हो आप उसको। फ़ॉरेन में देखिए, जो भी इंडियंस जाते हैं या हुँ, वहाँ पे फ़ॉरेन में जो पढ़ रहे हैं, हुँ, तो उनके पास टाइम नहीं है, बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ टाइम। आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे ही खाना खरीद रहे हो और उसको वैसे ही खा रहे हो। बिल्कुल मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो उसके साथ मेरा एक दिन ऐसे ही फूड को लेके डिस्कशन हो रहा था। तो शी वाज़ सेइंग कि सैटरडे, संडे हुँ, हमारा यही काम होता है खाना बनाना और सैटरडे, संडे को हम पूरे हफ्ते का खाना बना बना के के रख लेते हैं। उसको कोल्ड हुँ, स्टोरेज में रखते हैं। हुँ, डीप फ्रीज़र्स हैं उनके पास, डीप फ्रीज़ में रखते हैं और जैसे मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का पूरा मेन्यू फिक्स करके और बना के रखते हैं और फिर सीधे निकाला, इसको माइक्रोवेव में गरम करा हुँ, और कंज़्यूम किया। बिल्कुल। बहुत लोग कर रहे हैं ऐसा। इनफैक्ट बाहर नहीं है, इंडिया में भी लोग कर रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ टाइम। बट आप फ़ोन भी तो चला ही रहे हो, आप स्क्रॉलिंग भी तो कर ही रहे हो, आप बाहर घूमने भी तो जा रहे हो। उस टाइम पे आप अपने शरीर का ध्यान रख के अपने लिए कुछ खिला खाने के लिए बना सकते हो। क्योंकि आप इतना प्रोलॉन्ग फूड अगर उसको रख रहे हो, तो उसका न्यूट्रिशन तो वैसे भी कम ही हो गया ना। तो वो शरीर में जस्ट बस जा रहा है, शरीर पेट भरने के लिए जा रहा है, लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ भी नहीं बची। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन लोग क्या देते हैं, वो बोलते हैं कि आप फूड प्रिपेयर करके उसको 2-3 दिन रखोगे, तो थोड़ा फर्मेंटेशन होगा उसमें हुँ। और उसका टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। ना, 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 ऐसा 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 बिल्कुल भी नहीं है। आप 2-3 दिन रखा हुआ खाना खा के देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि वो उसका टेस्ट बदल जाता है। फ्रेश फूड का टेस्ट बहुत अलग रहता है। और यही बोलते हैं कि होटल्स में भी यही होता है कि ग्रेवी क्योंकि बहुत दिन-दिन तक के लिए रखी रहती है हुँ। और क्योंकि जैसे-जैसे पुरानी होती जाती है, उसका टेस्ट एनहांस होते चले जाता है। नहीं, नहीं, ऐसा लेकिन कुछ नहीं है, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम हो जाता है। मतलब वो बस खाने के लिए खाना है फिर। हुँ, उसमें आपको कुछ एनर्जीज़ मिलने वाली हैं उससे, तो वो तो नहीं है। आप देखिए, जितने भी साधु संत या महात्मा लोग हैं, कभी प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं या नहीं खाते, कभी रखा हुआ कुछ खाते हैं? वो हमेशा फ्रेश कंज़्यूम करते हैं। बिल्कुल। आप चीज़ें अगर फ्रेश कंज़्यूम करेंगे, आपका बॉडी भी की भी फंक्शनिंग वैसी ही रहेगी। आप कुछ हेवी मील खाइए, जिस दिन आप छोले-भटूरे खा लोगे या जिस दिन आप कुछ ऐसा ऑयल बेस्ड या फैट बेस्ड मील ले लोगे, उस दिन आपको देखना बड़ा शरीर लेथार्जिक लगता है। जिस दिन आप वाटर इंटेक अच्छा रखोगे, फ्रूट्स और ऐसे वेजिटेबल्स या सैलेड खाओगे, उस दिन आपके शरीर में बहुत एनर्जी रहेगी। सोशल मीडिया पे कुछ रील्स बहुत ट्रेंड करती हैं कि आप 7 दिन तक खाना अगर खाना छोड़ देते हो, तो आपकी बॉडी रीसेट हो जाएगी। हुँ, हुँ। पहले दिन वो पहले आपका नॉर्मल जो भी प्रॉब्लम्स है वो होगी, फिर आपको भूख लगेगी, फिर धीमे-धीमे आपका जो है फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी जो है आपकी जो भी अंदर खराब चीज़ें हैं उसको खाना शुरू कर देगी एंड यू विल बी फिट एंड फाइन। हुँ, हुँ। इज़ इट लाइक दैट? सच में ये सब चीज़ें होती नहीं, हैं? देखिए, कि 7 दिन तक बिना खाना खाए रहो? बहुत सारे टाइप की फास्टिंग्स होती हैं। लोग वाटर फास्टिंग करते हैं। बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं पूरा खाना, फिर 24 आवर्स बाद रिवाइव करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आजकल बोलना चाहिए कि डायटीशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट जितने भी लोग हैं, उन्होंने ये नए-नए फ़ॉर्मूलेज़ निकाल दिए हैं, बट 7 दिन तक भूखे रहने का कोई ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। ये लिटरली रील्स हैं बाकायदा और उसमें पूरा वो डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं कि पहले दिन ऐसा होगा, दूसरे दिन ऐसा होगा, तीसरे दिन ऐसा होगा, तीसरे दिन से इस दिन तक इतना ये चीज़ें आपकी बॉडी में बदलाव मुझे आएगा। मेरा बहुत सिंपल और क्लियर फंडा है। आप साफ खाइए, अच्छा खाइए, शुद्ध खाइए और फ्रेश खाइए। शरीर वैसे ही फंक्शन करेगा, मन वैसे ही फंक्शन करेगा और आपकी लाइफ में भी उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये मैंने खुद से, ये ऑब्ज़र्व्ड चीज़ है मेरी, खुद की करी गई चीज़ है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अनटिल अनलेस, हाँ, आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो और आपको उसमें डाइट का मॉडिफ़िकेशन कुछ करने की ज़रूरत है, तो आपको उसमें ज़रूर करना चाहिए। फिर तो आपको प्रॉपर आपका डाइट चार्ट बनेगा, डायटीशियन आपको लेगा। अगर आप किसी ऐसे प्रोफ़ेशन में जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स वालों के लिए अलग से डाइट चार्ट्स बनते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खाने में कोई कमी आ रही है, आपका प्रोटीन इंटेक उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है,
तो आप उस चीज़ को मॉडिफाई करो। बहुत ओवरडू शरीर के साथ करना मुझे लगता नहीं है कि ये ठीक होता है। शरीर को हम्म। बनावटी भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। आप इफ यू विल हैंडल इट विद केयर, ये बहुत सारा तामझाम और शोशा करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, वी शुड कीप इट वेरी सिंपल। पहले तो कभी नहीं होता था ये सब। पहले कभी किसी ने कोई डाइट फ़ॉलो नहीं की। हमारे जो दादाजी, नानाजी लोग थे वो तो 15-20 रोटियाँ खा लेते थे और खेतों में काम भी करते थे, तो उनको तो कभी ओके। कुछ नहीं होता था। आज क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स, लाइफ़स्टाइल। ओके। जनरली हम आज की तारीख में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को फाटिंग बहुत होती है। तो ये एग्जैक्टली फाटिंग है क्या? और किसी को बहुत ज़्यादा अगर फाट हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा गैस पास हो रहा है, तो क्या नॉर्मल है? देखिए, गैस पास होने का भी क्राइटेरिया है कि नॉर्मली अगर इफ यू आर पासिंग gas for 13 to 21 times a day, that is a normal human thing कि बट अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, 21 टाइम से बहुत ज़्यादा हो रहा है या आसपास मान लीजिए आप उसको, उससे अगर ज़्यादा आप गैस पास हो रही है, तो मतलब देयर इज़ सम इशू। अब इट कुड बी एनीथिंग। हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे कि जीआई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, या डायरिया हो रहा है, या लूज मोशंस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों के कारण, या कोई अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, सीलियाक डिजीज़ेज़ हैं, ये बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिनके कारण ऐसा हो सकता है कि बहुत बार गैस जो है वो पास हो रही है। तो फार्टिंग में क्या होता है कि जो हम जो एयर इन्हेल कर रहे हैं, वही जाके अंदर ब्लॉकेज होती है, क्या होता है एग्जैक्टली? एक्चुअली ब्लॉकेज नहीं होता है, जो हम जैसे कि किसी ने स्मोकिंग की या किसी ने पानी पिया या च्युइंग गम खाई या कोई भी खाना खाया, तो व्हाटएवर यू आर टेकिंग इनसाइड, एयर भी उसके साथ में अंदर जा ही रही है। जी। तो वो जो एयर जाती है अंदर, वो कोलन में जाके इकट्ठी होने लगती है। इसलिए हम बोलते हैं खाने के बाद तुरंत बैठना नहीं है, बहुत प्रोलॉन्ग लेटना नहीं है, या थोड़ा सा आपको गट मूवमेंट अपना करता रहना है। तो वो कोलन में जाके गैस जो रहती है वो इकट्ठी होती जाती है, और विद एवरी मोमेंट, या आपने कुछ फंक्शनिंग किया या कुछ ऐसा जो अपन बोलते हैं ब्लोटिंग हो रहा है, तो वो प्रोलॉन्ग सिटिंग या एकदम ऐसी सीडेंटरी आपकी लाइफस्टाइल है कि खाना है और बैठना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो वो गैस इकट्ठी होती रहती है कोलन में, और एक टाइम के बाद में फिर वो, डिस्चार्ज होती है। हाँ, पैसेज के थ्रू निकल जाती है। अब यही चीज़ अगर ज़्यादा होने लग जाए, मतलब कि अंदर कोई इन्फेक्शन शरीर में बन रहा है, जिसके कारण वो बैक्टीरियाज़ बेसिकली उस नॉर्मल, अगर अपन लैंग्वेज में उसको बताने की कोशिश करें, कि वो बैक्टीरियाज़ उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण अंदर एसिड्स और इन सब के सिक्रीशंस हो रहे हैं, जिसके कारण वो स्मेल के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। दैट मीन्स कि कोई अंदर इन्फेक्शन है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो हो रही रही हैं। है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपने कुछ पर्टिकुलर ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल किया है, या आपने कुछ ऐसा खाया है जिसकी पंजेंट स्मेल होती ही है। जैसे ब्रोकलीज़, कैबेज, ये सब आप जिस दिन बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन करोगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि थोड़ा-सा जो गैस पास होती है उसमें स्मेल होती है स्मेल उसकी। होती है। जो हमारे पूप का कलर होता है, क्या वो हमारी हेल्थ के बारे में बता सकता है? देखिए, इसको जानने के लिए ना देयर आर 7 टाइप्स, जिसको हम ब्रिस्टल स्टूल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जी। तो 7 टाइप्स होते हैं। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 बेसिकली कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताता है कि पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है। टाइप 3 एंड टाइप 4 आर कंसीडर्ड एज नॉर्मल, ओके। और उसके बाद में हो सकता है डायरिया है पेशेंट को, लूज़ मोशन है, या ये सारी चीज़ें हम उसमें कंसीडर करके चलते हैं। अगर आप कलर की बात करें तो नॉर्मल, हम जो बोलते हैं स्टूल का कलर ब्राउन ब्राउन होना चाहिए। होना चाहिए। जी। अगर स्टूल का कलर ब्लैक है, दैट मीन्स पेशेंट इज हैविंग ब्लीडिंग इन द अपर जीआई ट्रैक्ट। अपर जीआई ट्रैक्ट मतलब कि ऊपरी जो गट का ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पे कहीं कुछ अल्सर है, या कोई घाव है, या कोई कैंसरस ग्रोथ है, या ऊपर कहीं से कुछ ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ट्रैवलिंग टाइम लेते हुए वहाँ तक आके पूरा ब्लैक हो जा रहा है। ब्लैक हो जा रहा है। ये हम नॉर्मल आम भाषा में इसके बारे में अगर हम बात करें तो। तो अगर काला फीकल मैटर आ रहा है, इसका मतलब कि अपर जीआई, अपर गट में कोई प्रॉब्लम है। अगर ब्लड रेड आ रहा है, ब्लड टिंज्ड आ रहा है या रेड आ रहा है, दैट मीन्स कि जो लोअर ट्रैक्ट है गट का, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो उसमें जैसे हमने पहले डिस्कशन किया, फिशर फिशर हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, आईबीएस हो सकता है, मल्टीपल अल्सर्स हो सकते हैं, पॉलिप्स हो सकते हैं, कैंसरस ग्रोथ हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें
आपका जो स्टूल कलर है उसको चेंज कर देते हैं। ग्रीन कलर स्टूल होता है किसी किसी को बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और ऐसे बहुत ये सारे। जो ब्लैक आपने बोला या जो आपने ग्रीन कलर बोला, तो ब्लैक कलर जनरली उस समय भी आता है कि अगर हम आयरन की एग्जैक्टली कंजप्शन अगर करें, आप आयरन कंजम्पशन कैप्सूल। कर रहे हो आयरन का, या आप बीट रूट, जिस दिन आपने बीट रूट जूस ले लिया उस दिन भी आपको लगेगा कि यार ब्लीडिंग हो रही है, या कुछ आपने ऐसे मेडिकेशंस ले लिए, तो ये भी मास्किंग कर सकते हैं। तो आप पेशेंट का भी कई कई बार इससे कंफ्यूज हो जाता है कि ये कलर चेंज क्यों हो रहा है इस चीज़ का। आजकल हम लोग जेट स्प्रे या टॉयलेट पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये टॉयलेट पेपर और जेट स्प्रे का यूज़ करना सेफ है हमारे लिए? देखिए, जेट स्प्रे की अगर आप बात करेंगे तो जेट स्प्रे का बस एक प्रॉब्लम है, अगर उसमें वाटर फ्लो ठीक है, अच्छा है, कि बहुत ज़्यादा हार्श वाटर फ्लो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हार्श वाटर फ्लो होगा तो फिर अगेन इट विल लीड टू ट्रॉमा, बिकॉज़ दैट प्लेस इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्लेस। और वहाँ पर कट्स लगना, ट्रॉमा होना, इसके ये रीज़न हो सकता है। बट वाटर यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। जो ये वेस्टर्न कल्चर है, आप कभी भी बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे, इसके ऊपर बहुत सारी रील्स और आपको मीम्स भी इसके ऊपर बड़े वायरल मिलेंगे कि बाहर गए हैं और वॉशरूम में वहाँ पर कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ क्लीन करने के लिए। तो पीपल आर यूजिंग टिश्यू पेपर्स। तो टिश्यू पेपर इज़ नॉट गुड बिकॉज़ इट इज़ नॉट गोइंग टू क्लीन दैट एरिया वेरी प्रॉपर्ली। ये शुरू से अपने यहाँ पे भी ये सारी हमेशा से ही करते हुए आए हैं कि हम हमेशा वाटर का, क्लीन वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको नॉर्मली क्लीन वाटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, वर्सनिंग है, अगर कोई सिचुएशन या ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल ना ही करें तो अ, वो बेटर है। जहाँ तक हम बात करेंगे टिश्यू पेपर की, आपको नहीं पता है कि वो कितने टाइम से वहाँ पर रखा हुआ है, उसमें कितने इन्फेक्शंस हैं, वो कितने हाथों ने उसको यूज़ किया हुआ है, आप वापस से उसी को यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे आप रब कर रहे हैं उस प्लेस को, एनल ओपनिंग को टिश्यू पेपर से। हो सकता है कई बार टिश्यू पेपर के बहुत सारे पार्टिकल्स या पार्ट्स उसमें छूट जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। और क्लीनलीनेस उतनी और हाइजीन आप उतना प्रॉपर्ली नहीं मेंटेन कर पाते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो प्रोक्टोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो वेस्ट में ज़्यादा हैं बिल्कुल। इंडिया के कंपैरिजन में। क्यों? बिकॉज़ ऑफ दीज़ हैबिट्स एंड कंडीशंस, कि आपने टिश्यू पेपर से उसको क्लीन कर लिया, बट फीकल मैटर है वो इतना जल्दी क्लीन नहीं होता। तो अंटिल अनलेस यू विल नॉट अप्लाई वाटर, वो क्लीन नहीं होने वाला है। तो टिश्यू पेपर आपको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो और एक हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेटर रहे। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्टडी वेस्ट में 10 में से 3 लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं वहाँ हुँ, पे। और ये फिगर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगले 3 से 4 साल में 50% तक पहुँच जाएगा वहाँ पे, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि बहुत स्पीडली ये चीज़ें चल रही हैं। इट इज़ सेम, इट इज़ रिलेटेड टू द लाइफ़स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। तो दूसरी अभी आपने जैसे टॉयलेट पेपर के बारे में बताया, आई एग्री। जैसे मैं स्पीति गया था, विंटर एक्सपीडिशन करने गया था, तो वहाँ पे क्या होता है, सारी पाइपलाइन्स खोल देते हैं हुँ, और पानी रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि अगर करेक्ट, पानी पाइपलाइन्स में रहेगा तो एक्सपैंड करेगा और वो ब्रेक हो जाएँगे। करेक्ट। तो वहाँ पे यही चीज़ होती है कि एक एक रूम रहता है और उस रूम के वहाँ पे ऊपर आपको बैठ के शिट करना है, जैसे पुराने ज़मानों में हुआ करता था। हुँ, और वो शिट नीचे एक्यूमुलेट होता जाएगा और आपने शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे थोड़ी-सी मिट्टी रहेगी, आपको मिट्टी इसके ऊपर डंप कर देनी है और यू हैव टू यूज़ द टॉयलेट पेपर, दैट्स इट। और वही शिट एज़ अ फर्टिलाइज़र बाद में जो भी हमारे एप्पल के प्लांट्स होते हैं ना, उसमें यूज़ होती है। तो आप लोग जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी एप्पल कंज़्यूम कर रहे हैं, वो उसमें जितना भी फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है, वो ह्यूमन वेस्ट ही यूज़ हुआ है। लोग एप्पल खाना छोड़ देंगे। एक्चुअली उन लोग के पास और कोई तरीका भी नहीं है ना, हुँ, क्योंकि वहाँ पे इतना एडवर्स टेम्परेचर रहते हैं। जैसे करेक्ट। स्पीति को बोला जाता है कि वो स्नो डेज़र्ट है हुँ, वो। हुँ, अब क्योंकि स्नो डेज़र्ट है, वहाँ और कुछ है ही नहीं, ना करेक्ट, एनिमल्स हैं वहाँ पे और कुछ तरीके उनके पास है ही नहीं। तो हर जगह यही होता है। करेक्ट। उनके रूम्स बने रहते हैं हुँ। और उसी रूम में फर्टिलाइज़र को एज़ अ फर्टिलाइज़र ह्यूमन शिट को यूज़ करा जाता है। कॉन्स्टिपेशन पे आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि कितना सीवियर हो सकता है कई बार। तो क्या टाइम टू टाइम बेसिस पे हमको कोई चेकअप्स भी कराने चाहिए कॉन्स्टिपेशन को लेके? देखिए, अगर नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है तो वो कंज़र्वेटिवली ट्रीट हो जाता है। बट अगर प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो उसका रूट कॉज़ हमको ढूँढना चाहिए। रूट कॉज़ के लिए हमको कोलोनोस्कोपी एक अच्छा ऑप्शन है, कि हम उसमें कोलोनोस्कोपी करके देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी लार्ज बाउल में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है।
और डिफरेंट फीकल टेस्ट हैं वो भी हम कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट हैं हम वो भी कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली कोलोनोस्कोपी होता क्या है और इसको कितना फ्रीक्वेंटली हमको कराना चाहिए? देखिए बेसिकली कोलोनोस्कोपी एक नॉर्मल अगर हम भाषा में बात करें तो एक कैमरे की जांच है, दूरबीन की जांच जो हम नॉर्मल बोलते हैं। उसमें एक स्कोप होता है, एक ट्यूब होती है फाइबर की, वो अंदर जाती है, उसमें कैमरा लगा होता है और वो आपके पूरे लार्ज बाउल को स्कैन करते हुए उसमें अगर कोई अल्सर है, कोई पॉलिप है, कोई ब्लीडिंग है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, अ, अगर लोअर ट्रैक्ट में कोई हेमोरॉइड्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को वो डायग्नोस करती है और वो कैमरा के थ्रू आपको स्क्रीन पे दिखता है। तो उसके थेरेपेटिक यूज़ भी होते हैं, उसके डायग्नोस्टिक यूज़ भी होते हैं। तो डायग्नोस्टिक यूज़ में हम ये देख पाते हैं कि अ, हम उसकी अल्सर है कि नहीं है, कैंसर है कि नहीं है और बाकी कोई और रीज़न तो नहीं है कि क्यों पेशेंट को इतना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और थेरेपेटिक यूज़ की अगर हम बात करें तो हम उससे गाइडेड बायोप्सी भी ले सकते हैं। अगर छोटे-छोटे कोई हमको पॉलिप दिख रहे हैं तो हम उसकी पॉलिपेक्टमी भी कर सकते हैं। तो कोलोनोस्कोपी इस चीज़ के लिए काम आती है। हैविंग सेड दैट कि कोलोनोस्कोपी कब करानी चाहिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्क्रीनिंग गाइडलाइंस होती हैं कोलोनोस्कोपी की। तो ऐसा बोला जाता है कि जिनके घरों में कोलन कैंसर के चांसेस हैं या कोलन रिलेटेड कोई ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, उनको 45 के बाद 10 ईयरली स्क्रीनिंग कराना चाहिए। करानी चाहिए। कोलोनोस्कोपी कराने के लिए कितना टाइम लगता है और जनरली किस प्राइस रेंज में हो जाती है? देखिए प्राइस रेंज डिफर करती है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल? हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। तो इट विल बी वेरी कंट्रोवर्शियल इफ आई टेल यू दिस। तो वो डिफर करती है अकॉर्डिंग टू द सेटअप्स एंड आप किस में उसको कर रहे हो। तो कुछ लोग सेडेशन में प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जनरल एनेस्थीसिया में प्रेफर करते हैं, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। जो भी पेशेंट के लिए ठीक रहता है डॉक्टर उस हिसाब से उसको रखता है या काम करता है। हार्डली इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ 20 मिनट्स, 20 टू 25 मिनट्स। एंड इफ़ वी आर परफॉर्मिंग कुछ ऐसा प्रोसीजर उसके साथ में कुछ हम उसका थेरेपेटिक भी कुछ अगर कर रहे हैं कि हम बायोप्सी ले रहे हैं या तो 5-10 मिनट्स और टाइमिंग बढ़ता है, इससे ज़्यादा कुछ ऐसा है तो नहीं। जैसे लोग फुल बॉडी चेकअप कराते हैं साल में एक बार कभी, तो उसके साथ भी कोलोनोस्कोपी कराना चाहिए उनको? नहीं, नहीं कराना चाहिए बिकॉज़ इट इज़ अ इन्वेसिव प्रोसीजर और कोई सिम्पटम्स नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो कोलोनोस्कोपी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द रेगुलर चेकअप। सो व्हाट इज़ द आइडियल टाइम टू स्पेंड इन द वॉशरूम? अगर आप फ्रेशन अप होने के लिए जा रहे हो, तो कितनी देर आपको बैठना चाहिए? सो आइडल टाइम ऐसा गाइडलाइंस ऐसा बोलती हैं कि आइडल टाइम इज़ 5 टू 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा आपको वॉशरूम में टाइम नहीं देना है। तो ये जो आजकल ट्रेंड चला है कि आप 15-15, 20-20 मिनट बैठे हुए हैं, आधा-आधा हम घंटा? आधा-आधा घंटा बैठे हुए हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अंदर और कुछ लोग चैट कॉफ़ी चल पी रही रहे है। हैं, चैट चल रही है, व्हाट्सएप ऑन है, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल हो रही हैं। तो उस बीच में आपको पता नहीं चलता वो आधा घंटा हो जाता है, बट द आइडियल टाइम इज़ फ्रॉम 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स। उससे ज़्यादा आपको एक्सीड उसको नहीं करना है क्योंकि विथ ग्रेविटी जो वेन्स हैं, उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और यही बहुत बड़ा कॉज़ होता है आगे चल के पाइल्स बनने का। तो ये अवॉइड करना चाहिए कि क्योंकि ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा आजकल चलने लगा है। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि वो कपल आपस में एक-दूसरे की शिकायत करते हैं कि ये आधे-आधे घंटे तक वॉशरूम में रहते हैं, पेपर पढ़ना, स्क्रॉलिंग करना, इंस्टाग्राम चलाना। तो उस टाइम पे आप टाइम भूल जाते हो, लेकिन उसके बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट हैं जो आगे जाके पता चलते हैं। राइट। और जब हम इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं, तो सच में 1-1 घंटा कब निकल जाता है हमको पता ही नहीं चलता। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वी आर इनटू अ डिफरेंट ज़ोन और हमको ये याद ही नहीं रहता कि हम वॉशरूम में क्यों आए क्यों थे। ओके। हमको 1 दिन में कितनी बार वॉशरूम जाना इज़ नॉर्मल? मतलब कुछ 5 बार, 4 बार, 10 बार 2 to कितना 3 है? टाइम्स इज़ नॉर्मल। 2 टू 3 टाइम इज़ नॉर्मल। येस, ओके, एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि वो दिन में 4-4 5-5 बार जाते हैं वॉशरूम और उनका एक बार में जाने में उनका पेट क्लियर ही नहीं होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? It is again it is related to the gut thing which I told you earlier कि अगर ईटिंग पैटर्न खाने का ये सब ठीक नहीं है तो उसके कारण ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फुल इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है और बार-बार आपको फ्रीक्वेंटली जाना पड़ रहा है। बाकी और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ हों, कि हो सकता है कि पेशेंट को सीलिएक डिसीज़ेज़ हों या हो सकता है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ हो या कोई इन्फेक्शन अंदर बन रहा हो, तो उसके लिए आपको पूरा मेडिकली थॉरोली देखना पड़ता है उस चीज़ को कि ऐसा बार-बार इतना फ्रीक्वेंटली क्यों हो रहा है। तो उसके लिए फिर हम ये सारे टेस्ट करते हैं।
या हमने अल्ट्रासाउंड कराया, या हमने ब्लड टेस्ट कराया, या हमने फीकल टेस्ट कराया, या हमने कोलोनोस्कोपी कराया, जस्ट टू रूल आउट कि ऐसा ऑल्टरनेट क्यों हो रहा है, या तो पेशेंट को एकदम से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एकदम से पेशेंट को डायरिया हो रहा है। तो ऐसे हैबिट्स अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है तो फिर उसका फर्दर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। बट बीच में किसी को 2-4 बार होता है, दैट इज़ नॉर्मल। इन अ डे 3 टाइम्स इज़ नॉर्मल, 2-3 टाइम्स इज़ नॉर्मल। तो ऐसा क्या सॉल्यूशन है कि कोई इंसान सुबह एक बार में जाके फ्रेशन अप हो जाए? सो बेसिकली हमें रेमेडीज़ की इसमें बात करनी चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन कैसे रिलीव होगा। तो सबसे पहले तो ये सभी के लिए है कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई आपको करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। ठीक है। उसमें अब लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन अगर हम बोलते हैं तो उसमें क्या-क्या आता है? उसमें टाइम से उठना, फिर टाइम से ब्रेकफास्ट करना, टाइम से अपनी सारी मील्स लेना, टाइम से लंच लेना, टाइम से आपको सोना, उसमें आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर्ली होनी चाहिए, फूड साइकिल प्रॉपर्ली होनी चाहिए, और जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें फाइबर्स का ज़्यादा मात्रा में होना ये बहुत ज़रूरी है। आपको ऑयली और स्पाइसी एक्सट्रीम में इसको अवॉइड करना चाहिए। दिन का पानी का कंजम्पशन एटलीस्ट 3 टू 4 लीटर्स होना होना चाहिए। चाहिए। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव कराएंगी। इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग, वो इट इज़ अ गोल्डन थिंग फॉर यू कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप योगा जो आपने आसन्स के बारे में जी, डिस्कस किया, जी। अगर आप कुछ आसन कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो गट आपकी एनीवेज ठीक रहेगी। आप अगर काम का स्ट्रेस घर ना लेकर आएँ तो वो बहुत अच्छी बात है। और खाने पीने का और सोने का एक प्रॉपर अपन फिक्स टाइम बना लें। फिक्स टाइम बना लें तो वो गट को काफ़ी हेल्प करता है। बिकॉज़ राइट कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स बो दोनों को बोला जाता है कि इट्स अ लाइफ़स्टाइल डिसीज़। हाँ, इट इज़ अ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। तो आप जब तक खाना-पीना, सोना और ये सारी चीज़ें अपनी ठीक नहीं करेंगे, तो बाकी चीज़ें भी हैम्पर होंगी ही। और कॉन्स्टिपेशन ऐसे ठीक नहीं होगा कि आपने आज ये दवाई ले ली तो रिलीव हो गया, फिर कल छोड़ दी। तो वो क्या होता है कि गट के साथ आप ऐसा छेड़छाड़ या खेल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं, 2-3 लीटर पानी पीते हैं। आप अपने घरों में ही देखेंगे तो जितने भी बड़े होते हैं वो सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं, तो वो इट सूदन्स द गट। तो वो पैसेज बहुत अच्छा हो जाता है। तो पानी का कंज़म्पशन तो हमेशा ही अच्छा रहा है, बिकॉज़ 70% ऑफ बॉडी इज़ वाटर। राइट। अगर 70% शरीर पानी से बना है, अगर आप उसको पानी ही नहीं दोगे तो वो तो तो फंक्शनिंग ही तो नहीं सुबह जो करेगा। हम पानी पीते हैं एम्प्टी स्टमक वो क्या जो भी स्टूल है उसको पुश करता है बाहर के लिए क्या करता है एग्ज़ैक्टली? कि वो गर्म पानी पीते ही हमको मोशन आने लग जाता है? हाँ, एग्ज़ैक्टली वो गट मोटिलिटी और पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है बेसिकली। कोई भी गर्म चीज़ उसकी मोटिलिटी को बढ़ाती है तो पेरिस्टाल्सिस बढ़ता है। तो जैसे ही पेरिस्टाल्सिस मतलब कि इसको सिंपल वर्ड्स में बता दो ना, लेमन अ, लैंग्वेज में। या आई एम कमिंग टू दैट कि अगर हम पेरिस्टाल्सिस बोले मतलब कि आँत की जो चाल होती है, जी, वो कैसे धीरे-धीरे बढ़ रही है उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, जैसे कि जो डिपेंडेंसी फैक्टर्स होते हैं, जी, ये गट को सिग्नल्स देते हैं कि जी। अब आप पेरिस्टाल्सिस और बढ़ाओ। अब आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल चुकी है, पेरिस्टाल्सिस और आगे बढ़ेगा तो वो इट विल पुश द मोशन फॉरवर्ड एंड पीपल कैन पास मोशन ईज़िली। मोशन के ऊपर एक हमारे गाँव में बड़ी वैसी बातें होती है कि आप पेट के बल लेट जाओ, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से फ्रेशन अप हो पाओगे आप। क्योंकि वो बोलते हैं कि आप क्योंकि पेट के बल लेटोगे तो आपको पेट पे दबाव पड़ेगा और उससे स्टूल मूवमेंट अच्छा होगा और आप अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओगे। तो ये क्या सच में ऐसा वर्क होता है? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ अ मिथ कि अगर आप उल्टा लेटोगे तो गट और फंक्शनिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट उल्टा नहीं सोना चाहिए। देयर इज़ अ राइट पोज़ीशन टू स्लीप। आपको लेफ्ट लेटरल पोज़ीशन में सोना चाहिए, लेफ्ट तरफ करवट लेकर के सोना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट पोज़ीशन। और उठने का भी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब आप उठ रहे हो तो आपको राइट साइड से उठना चाहिए। वो बेसिकली ज़्यादा प्रेशर नहीं जाता हार्ट पे। बट उठने के बाद हम बोलते हैं एकदम से तुरंत खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर फ्लक्चुएशंस होते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा-सा डिज़ीनेस फ़ील हो। इसलिए थोड़ा-सा बैठ के, आपने पहले भी देखा होगा कि बैठ के पहले हम अपने कल्चर में तो हम वो करते हैं, पूजा करते हुए, पूजा करते हैं या हाथ प्रेयर्स वो खोड़ करते थे। खोल के हम वो हुँ, पढ़ते हैं। हुँ। उसके बाद फिर हम उठते हैं। तो वो बेसिकली वो कल्चर ही ऐसा बनाया गया था कि आप उतना टाइम दो बॉडी को कि वो वापस से अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में आए, फिर आप उसको खड़े हो और फिर आप अपनी डेली प्रॉपर्ली फंक्शनिंग चालू करो। पीपल से दैट विदाउट टी, कॉफी एंड सिगरेट दे आर नॉट एबल टू poop। इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली इन यंगस्टर्स। और मतलब आप उनको आता ही नहीं है, पॉटी आएगा हाँ, ही नहीं वो उनको। नहीं आता है। वो प्रॉब्लम ये है कि वो न्यूरॉन्स आर डिपेंडेंट ऑन कैफ़ीन एंड निकोटिन।
तो बेसिकली जब स्मोकिंग करता है कोई इंसान तो निकोटिन शरीर के अंदर जाता है, तो वो ब्रेन को सिग्नलिंग देता है कि अब मैं आ गया अब हूँ, मैं आ गया हूँ, अब अब रिलीज कर दो। तुम रिलीज कर दो, जितना टेंशन है सब खत्म हो जाएगा। वो बोलते हैं ना यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, स्मोकिंग कर लेते हैं तो ठीक लगेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और न्यूरॉन्स ऐसे अडेप्ट हो जाते हैं कि जैसी वो चीज़ उसको मिलती है तो वो फंक्शन कॉन्स्टिपेशन करने रिलीव जाता हो है, जाता है। बट रियल में इसका कोई लेना देना नहीं नहीं, है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये आदतें हैं, आदतें सुधारी भी जा सकती हैं, बदली भी जा सकती हैं। मतलब एक तरह से आपने माइंड को टीच करके रखा है कि अगर एग्ज़ैक्टली। ऐसा होगा तब आपको ऐसा हाँ, करना है, इट इज़ ऑल इन हियर, बट इट कैन बी चेंज्ड। इट कैन बी चेंज्ड। जनरली लोग बोलते हैं कि कर्ड का कंजप्शन या फिर फर्मेंटेड फूड का कंजप्शन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। वो बेसिकली इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्री और प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्री एंड प्रोबायोटिक्स आर वेरी गुड फॉर गट एंड फॉर डाइजेशन। तो इसमें ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी गट के डाइजेशन को और गट हेल्थ को अच्छा इंक्रीज कर करते देते हैं। हैं। तो ये क्या रेगुलर वे में हमको कंज्यूम करना चाहिए? रेगुलर वे में भी आप कंज्यूम कर सकते हैं बट नॉट एक्सेस ऑफ इट। सो वन टिप टू रिमूव रेगुलर कॉन्स्टिपेशन। कंज्यूम हाई फाइबर डाइट and plenty amount of water, avoid oily spicy food and just modify your lifestyle. व्हाट इज द हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर पाइल्स? uh, Healthy lifestyle for piles is you should avoid prolonged sitting in the washrooms, in your working space. You should go and do some exercise, and again the dietary modification will be the mainstay. इज खिचड़ी इज गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन? या एक्चुअली बेसिकली खिचड़ी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पहले हम उसमें सारी चीज़ें डालते थे। तो जो ये जितने भी सीड्स होते हैं या लेंटिल्स होते हैं या लेग्यूम्स होते हैं, इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इट एंड फाइबर्स इन इट, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी गुड फॉर गट। 3 fiber rich food to get rid of constipation. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, legumes, lentils and seeds and nuts. So what are the 3 best breakfasts according to you? According to me, what I consume very often is uh, a good amount of fresh fruits, a plate of fruits, and mixed grain या फिर मूंग दाल या मल्टीपल जो दाल अपन मिला के जो चीला जी, बनाते हैं जी। वो आप ले सकते हैं। और some sort of soaked dry fruits and one glass of protein shake. लोग बोलते हैं कि अच्छे से बियर पियो तो आपका किडनी स्टोन्स भी हट जाएगा और आप वेट भी गेन कर पाओगे। एक्चुअली दिस इज़ वेरी फनी। इससे मुझे एक इंसिडेंस बहुत अच्छा याद आया। आई वाज टेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट्स। तो किसी बच्चे ने अपने कॉपी में ये लिखा हुआ था, स्टोन के ट्रीटमेंट में ये लिखा हुआ था कि इफ़ यू विल ड्रिंक बियर इट विल हेल्प यू रिमूविंग स्टोन। सो इट इज़ अ मिथ बेसिकली, ऐसा कुछ नहीं होता है। अदरवाइज फिर इतने सारे डॉक्टर्स स्टोन हटाने का काम क्यों कर रहे हैं? एवरीबडी शुड ड्रिंक बियर एंड हैव फन। गैस्ट्रोलॉजिस्ट का कोई मतलब ही नहीं होता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इट इज़ अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप बियर पिएंगे और स्टोन निकल जाएगा। तो प्रिया, आप लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बस ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छा शरीर इंसान को बहुत आगे तक ले जाता है। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए। उसमें आपको अच्छा खाना, साफ खाना और टाइम से सोना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डाइट में प्रोटीन और फाइबर का इंटेक ज़्यादा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने लिए समय निकाल कर, जो कि इंसान को निकालना चाहिए, आप एक्सरसाइज या योगा या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके शरीर के लिए, स्पोर्ट्स अगर मेजरली कुछ बॉडी कर मूवमेंट। सकते हैं, एग्जैक्टली तो वो हर इंसान को उतना समय अपने लिए निकालना चाहिए। अगर हेल्दी बॉडी रहेगी तो माइंड भी हेल्दी रहेगा एंड एवरीथिंग विल बी वेरी स्मूथ इन लाइफ। So thank you so much Priya for coming and explaining each and everything in a very simpler way. हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आज बात करी और मैं चाहता हूँ कि लोगों को एग्जैक्टली क्या अच्छा लगा वो आके लोग कमेंट करें, हमें बताएं। तो उससे हमें भी समझ में आता है कि आगे हमको और किस किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने चाहिए। आपने आज जो समझाया, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे हमने आज स्टार्टिंग में ही बात करा कि पाइल्स सच में एक बहुत बड़ा टैबू है, बट लोग बात ही नहीं करना चाहते। बट मुझे लगता है कि अब समय चेंज हो रहा है, समय के साथ आपको भी बदलना चाहिए और आपको खुल के बात करना चाहिए। स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे बात नहीं कर, मतलब आप बताओगे तो आपको मजाक उड़ाएगा, कुछ करेगा, तो आपको डॉक्टर्स के पास जाके मिलना चाहिए। अगर आप अगर आप डॉक्टर्स के साथ चीजें शेयर करोगे
तो मुझे लगता है आप बहुत वर्स्ट कंडीशन से बच जाओगे. So thank you so much for explaining each and everything. Thank you very much. It is my pleasure to be here, and thank you for being so kind, and your team is really good. Thank you Thank so you. much.